रेड कलर का कार्ड है, जस्ट यस और नो। Yes. रेड कलर का कार्ड। अब ये सोचे कि वो ऑड है या इवन है। जैसे मैंने इवन बोला, आप आईब्रोज को रेस करके एक क्लू दिया। बेसिकली आप जो दिखाना चाह रहे हो, 7 ऑफ हार्ट्स। अगर किसी को मैनिपुलेट करना है तो उसका सबसे पावरफुल टूल ये है, हमारे पास दिमाग नहीं है, दिमाग के पास शरीर है। 11 महीने का एक छोटा सा बच्चा है, टफ टॉय उसके सामने रखते थे, जैसे उस टॉय की तरफ जाता था तो आसपास जो 4-5 लोग थे वो जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। तो अल्बर्ट को लगता था कि कुछ गड़बड़ है। कुछ ही दिनों में ये हुआ कि वो टॉय को देखते ही अल्बर्ट भी चिल्लाने लगा। इसको हम बोलते हैं कंडीशनिंग। जस्ट थिंक इन योर माइंड, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट मूव होने लगा। राइट। हम कृष्ण को भगवान कृष्ण कहते हैं, कृष्ण खुद भगवान को नहीं मानते हैं। जिसे एक आदमी पेड़ के नीचे बैठ कर कहते हैं यार पेड़ ही तो भगवान है, यही तो खाना दे। तो ऐसे तो कोई भी बोल सकता मैं ही तो भगवान हूँ। हाँ, लेकिन आप ये बात कृष्ण के बारे में नहीं मानोगे, आस्था डगमगा जाएगी। नमस्कार, स्वागत है जैन जी वेदा पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट मेंटलिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट रविंद्र कुमार जी। आज हम सिर्फ माइंड रीडिंग ही नहीं देखेंगे, बल्कि कुछ ऐसे सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे जो हमें सक्सेसफुल होने से रोक रहे हैं। आज हम गहराई से समझेंगे एक ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है और कैसे हम घर बैठे इसे रीप्रोग्राम करके अपनी लाइफ के सारे गोल्स अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। रविंद्र जी, फिर से एक बार स्वागत है आपका जैन जी वेदा पर। थैंक यू सो मच फिंसी, थैंक यू। और लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने बहुत सारी बातें की थी और आज भी आई एम होपिंग कि कुछ इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। सर, आज की पॉडकास्ट की शुरुआत हम कुछ माइंड रीडिंग ट्रिक्स या मैजिक से करेंगे। एक ऐसी ट्रिक है, एक ऐसा एक्ट है जिससे मैं ये बताने की कोशिश करूंगा आपको कि कैसे हम जो सोचते हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे प्लेइंग कार्ड्स हैं। ठीक है, ये प्लेइंग कार्ड्स उठाइए, एक बार इनको अपने हाथ में रखिए और सीधा करके एक बार इनको देखिए ऐसे। हाँ, और इनको अपने सामने रखना है और अब मेरी तरफ देखिए। कहीं भी नज़र मारिए, पर सबका अपना एक फेवरेट कार्ड होता है। ओके, आप अपना फेवरेट कार्ड एक बार निकाल लीजिए, मुझे मत दिखाइएगा। ठीक है, ओके, यहाँ रख, बाकी कार्ड्स यहाँ रख दीजिए। ठीक है, सो आपने अपना एक फेवरेट कार्ड निकाल लिया, ये आपका कार्ड है, ये मुझे नहीं पता, इनफैक्ट यहाँ पे किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये वो इमोशन है जो अभी आपके अंदर है। जैसे लाइफ में आपको अगर कुछ अचीव करना है तो आपके लिए सबसे पहला पार्ट होता है कि इमोशनली आप उससे कनेक्ट फील कर पाओ। चाहे आप किसी भी फील्ड में, अगर आप उससे इमोशनली कनेक्ट फील कर पा रहे हो तो ही आप उसमें ग्रोथ देख पाओगे। राइट। तो अभी जो आपने कार्ड निकाला, इसके साथ आप एक इमोशन फील करते हो कि आपका फेवरेट कार्ड है। राइट। जैसे मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, रेड कलर का कार्ड है, जस्ट यस या नो। रेड कलर का कार्ड है, ओके। ऑड नंबर है, यस या नो। ओके, एक काम करते हैं कि मैं ऐसे करूंगा तो लगेगा माइंड रीडिंग कर रहा हूँ, वो तो होता ही है जैसे मोस्टली हम लोग करते हैं। तो ना, अभी जब मैं आ रहा था बाहर से तो मैंने ये एक वायर उठाया, सब पतला तार उठाया मैंने। ठीक है, ये मेरे पास एक तार है। ओके, आप एक बार इसको ऐसे देख सकते हैं, तार है, कुछ ऐसा मेटल ही है ये, प्रॉपर आप चेक कर सकते हैं, कुछ प्लास्टिक या कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके, ये मेरे पास एक लाइटर है। तो अब ध्यान से सुनिए, आपके दिमाग में एक इमोशन है, आपका फेवरेट कार्ड। मान लेते हैं आप कुछ अचीव करना चाहते हो और ये जो टेढ़ा मेढ़ा तार है ना, ये लाइफ का वो पाथ है जो आपको अभी पता नहीं है कि किस तरफ लेके जा रहा है। लेकिन अगर आपके पास फोकस है, विच इज फायर, बर्निंग डिजायर, डेडिकेशन अगर आपके पास है, तो आप उसको अपना शेप दे सकते हो। अपने कार्ड के बारे में सोचिए बस। आपका कार्ड क्या था? 7 ऑफ हार्ट्स। यस। राइट। यस। कार्ड दिखाइए, 7 ऑफ हार्ट्स। पकड़ी। ये कैसे किया, लाइक? तो अब देखिए, यही है सब कुछ कहने के लिए, एक ट्रिक है, बट एक ट्रिक अगर प्रॉपर तरीके से परफॉर्म की जाए तो कितना बड़ा मैसेज है इसमें। सो दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट माय वर्क। ट्रिक्स तो ट्रिक्स की तरह परफॉर्म की जा सकती हैं, लेकिन आप उसमें अगर कुछ इमोशंस डाल देते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप इसको सिर्फ ट्रिक की तरह मत देखिए, आप देखिए कि लाइफ का रियल मैसेज यही है कि आप जो अचीव करना चाहते हो, अगर उसके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड हो और आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर है, आप उस पर डेडिकेशन से काम करने के लिए तैयार हो, खुद को जलाने के लिए तैयार हो, तो डेफिनेटली जितने मुश्किल रास्ते हैं वो अपने आप अपनी शेप ले लेते हैं। तो ये प्योरली एक आर्ट फॉर्म है। दिस इज प्योरली एन आर्ट फॉर्म।
इसमें आप मतलब सामने वाले के जो हमारे इनर सेंस उनको देख के बताते हो, क्या करते हो आप? देखो कहने के लिए मैं बहुत सारी बातें कह सकता हूँ, क्योंकि सच बात यह है कि मैजिक और मेंटलिज्म मैजिक का ही पार्ट है, और मैजिक का रियल जो मज़ा है वो उसके सीक्रेट को मेंटेन रखने में। नहीं, जनरल आप बता सकते हैं। मैं वही बता रहा हूँ। अब मैं अगर चाहूँ तो मैं आपको, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना उसका आंसर, जो रियलिटी आपको पता ही नहीं है, तो मैं पूरी तरह से उसको घुमा घुमा के चारों तरफ आपको ऐसी बातें बताता रहूँगा। मैं अगर लॉजिकली बताने लगूंगा तो मैं कहूँगा कि मैं आपके माइक्रो एक्सप्रेशंस रीड करता हूँ और मैं ये फिगर आउट करता हूँ कि आप जो सोच रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि वो कलर रेड है, आपने इंस्टेंटली जवाब दिया हाँ। अगर गलत होता तो मुझे पता होता कि कलर ब्लैक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं सेम सवाल आपसे पूछता हूँ, ठीक है, आपके फेवरेट कार्ड का कलर ब्लैक है? नहीं है, ओके। सो अब मुझे पता है कि रेड है, तो मैंने पहला ब्लफ किया, ठीक है। अच्छा, दूसरा फिर मैं फिगर आउट कैसे करने की कोशिश करूंगा, मुझे ऑड इवन पता करना है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं कहूंगा ओके तो वो ऑड है, इवन अपने दिमाग में बार बार बोलिए जैसे कि वो ऑड 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 ऑड। अब आप अगर रिएक्ट कर रहे हैं इस पे तो मुझे पता है कि ऑड नंबर है। तो बेसिकली इट्स अ फिशिंग, बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशंस, बातों में से क्लू निकालना, ये इस तरीके से होता है। तो गलत भी हो सकता है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि भाई ये तब गलत है जब मैं इसको यूज करके किसी को ठग रहा हूँ, जब मैं किसी को जैसे आप जो ये आपने अभी बताया गलत भी हो सकता है, पर उसके लिए फिर मेरे पास एक बैकअप होगा। मैं कोई और चीज परफॉर्म करूंगा, किसी और तरीके से वो कवर करूंगा, क्योंकि आपको नहीं पता है ना ये सिंगल पर्सन के सामने परफॉर्म करना, जैसे हम आप बैठे हैं, ज्यादा आसान होता है कि जैसे आप स्टेज पे परफॉर्मेंस करते हैं वो उसके कंपैरिजन में? पता है, इनफैक्ट अगर ग्रुप है या क्राउड है तो उसमें ज्यादा आसान होता है। सिंगल पर्सन के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए होता है या बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना पड़ता है। लेकिन क्राउड में अगर मैं मान लेते हैं कि जैसे अभी हमारी ऑडियंस है और मैं उनको कहूँ कि 1 से 10 के बीच में कोई भी एक नंबर सोचिए, इस वक्त यहाँ पे जितने भी लोग हैं 1 से 10 के बीच में कोई भी एक नंबर सोचिए, ठीक है। अगर आपने ऑड नंबर सोचा है, 7 नंबर सोचा है, तो अपना हाथ उठाइए। अब ऑडियंस में क्या होगा पता है, 100 लोग होंगे ना, 100 में से लगभग 60-65 लोग 7 नंबर सोचेंगे 1 से 10 के बीच में। उसका रीज़न है सिमिलैरिटी है, हर रिलीजन में इसके बारे में बात हुई है, और ये ना ज़्यादा पहला शुरुआत का नंबर है ना ज़्यादा एंड का नंबर है, ऑड नंबर है। जब हम काउंटिंग लिखना सीखते हैं तो नंबर 7 और नंबर 1 हम जल्दी सीख पाते हैं, क्योंकि उसमें कर्व नहीं होते हैं, 2 स्ट्रेट लाइन होती हैं। तो मैं आपका दिमाग पढ़ने के लिए मैं कोई आपको नए रास्ते पर नहीं लेके जाता हूँ, मैं वो ढूंढता हूँ कि ज़्यादातर जिस रास्ते पर दिमाग जाता है, इसको हम बोलते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन। मैं आपके पैटर्न समझता हूँ कि आप कैसे बिहेव करते हो। अब जैसे मुझे ये पता है कि आप अभी मुझे सुन रहे हो, ठीक है, और आप किस चीज़ पे रिएक्ट कर रहे हो, तो मैं इसका ध्यान रखते हुए आगे अगर कोई ट्रिक करूँगा तो मुझे पता होगा कि वो कैसे। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई और कार्ड के साथ सेम ऐसा कुछ करने लगें, फॉर एग्जांपल मैं कोई बात नहीं, इसको जाने दीजिए, ओके, ठीक है। सो जस्ट मुझे स्टॉप बोलिएगा कहीं पे भी, स्टॉप राइट हियर। ये कार्ड ले लीजिए, वो आप अपने पास ही रखिए, चलिए, ठीक है, हाँ देख लीजिए, ठीक है। अब जैसे मुझे अब सबसे पहले अपने दिमाग में रखिए कि वो कार्ड ब्लैक है या रेड है, ठीक है। तो पिछली बार क्योंकि आपका कार्ड रेड था, तो रेड वाला कोई भी एक सिंगल क्लू नहीं दिया आपने। फिर जैसे मैंने बोला वो कार्ड ब्लैक है, जैसे मैंने बोला ब्लैक है, इतना बोलते ही आपने सबसे पहले हल्का सा मुंह हिलाया, फिर कहा ब्लैक है या रेड है, फिर आपने कंफर्म किया, ओके। तो मुझे पता है कि आपका कार्ड ब्लैक है, राइट। अब ये सोचिए कि वो ऑड है या इवन है। अब आप बहुत पोकर फेस बना रही हो, जैसे मैंने इवन बोला, आप जानबूझ के चाहते हो मैं इवन पे फोकस करूं, तो आपने आईब्रोज को रेस करके एक क्लू दिया। सो बेसिकली आप जो दिखाना चाह रहे हो उसी वजह से आप मुझे वो बता रहे हो जो आप छुपाना चाह रहे हो। समझ रहे हो, आप एक चीज छुपाने के लिए दूसरी चीज पे इतना फोकस कर रहे हो। तो अब मुझे श्योरिटी है कि आपका कार्ड जो है वो ऑड नंबर है, ब्लैक है, ऑड है। अब मैंने नंबर बोला तो आपने कोई क्लू नहीं दिया, आप कंफ्यूज हो, इसका मतलब वो या तो पिक्चर कार्ड है या अल्फाबेट है, अल्फाबेट है या पिक्चर कार्ड है। अब जैसे मैंने बोला अल्फाबेट है, आपने हल्का सा ऐसा साउंड दिया, सो दैट मीन्स वो ए है। सो ब्लैक कलर का इक्का है आपके पास, राइट, ओके। क्योंकि इतने साल हो गए करते हुए, तो दिमाग इतना ज्यादा ट्रेन हो गया इन क्लूज को पकड़ने के लिए कि हाँ। और इसमें इंट्यूशंस का ही रोल प्ले करते हैं। देखो यार, वो बिल्कुल एक अलग साइंस है। हम सब इंसान हैं, हमारे पास वो एबिलिटीज़ हैं, जानवरों के पास वो एबिलिटीज़ हैं। इनफैक्ट इंसान से ज़्यादा शार्प एनिमल्स की इंट्यूशन होती है, बिकॉज उनको सेंस होता है, उनका सर्वाइवल ही इंट्यूशन के बेस पे है। हम दोनों आमने सामने बैठे हैं,
आप नहीं जानते मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं नहीं जानता आपके दिमाग में क्या चल रहा है, हम दोनों एक दूसरे के प्रति क्या सोचते हैं चीज़ें। लेकिन जानवर आपकी आंखों में देख के फिगर आउट कर लेते हैं ये मेरे लिए अच्छा करने वाला है या बुरा करने वाला है। दे आर सो ट्रेंड। दूसरा, वो सेंस कर लेते हैं कि इसके पास जाते हुए कैसा लग रहा है। तो इंट्यूशन एक बिल्कुल अलग, वो हमारा एक नैसर्गिक नेचुरल स्वभाव है, हम सब इंट्यूटिव होते हैं। मैजिक में मैक्सिमम ट्रिक्स होती हैं। ये जैसे आप एक सिंगर को ये बोलो कि आपने ये वाला सुर जो लगाया है, क्या ये इंट्यूशन है? नहीं है, वो अभ्यास है। लेकिन वो पूरा गाना कैसे कंपोज हुआ, वो एक साधना है और वो एक इंट्यूशन है कि यार इस गाने में ना ये ऐसा करके ऐसा बनाता हूँ इसको। ये एक डाउनलोड है जो आपको हायर रेल्म से आ रहा है, सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है। और जैसे अभी तो हम सामने बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि मैं क्या सोच रही हूँ, लेकिन जब आप किसी रैंडम इंसान से मिलें, कहीं जाएं, तो आप उसको देख के मतलब माइंड के थॉट्स के बारे में जान सकते हैं। काफ़ी हद तक पता लग जाता है। मैंने बताया ना, जैसे हम पैटर्न्स को पता लगा सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको इंस्टेंटली कहूँ कि किसी एक फ्लावर के बारे में सोचिए, नहीं, आप उसको बोलिए मत सोचने के लिए, जब आप जा रहे हैं। सुनिए, मैं वही बता रहा हूँ। मैं आपको इंस्टेंटली कहूँ एक फ्लावर के बारे में सोचिए, तो रोज सबसे पहला थॉट आता है। लेकिन अगर मैं कहूँ एक फूल के बारे में सोचिए, तो गुलाब नहीं आएगा, क्योंकि गुलाब को कभी हिंदी में ज्यादा हमने पढ़ा ही नहीं है। फ्लावर रोज, फूल गेंदा, सूरजमुखी, ये हमने नाम पढ़े हुए हैं हिंदी में। ये एक सिंपल तरीका है समझने का कि हमारे पैटर्न्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। सो मैंने वही बताया ना कि मैं आपके दिमाग में नहीं जाता हूँ, मैं आपके पैटर्न्स को समझने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे अगर कोई सामने बैठा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से हम काफ़ी चीज़ें एनालिसिस कर सकते हैं उसके बारे में, उसके देखने के तरीके से, वो अपने आप में क्या फील करता है, उसके कपड़े पहनने के तरीके से। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम फिगर आउट कर सकते हैं किसी भी इंसान के चॉइसेस के बारे में। और ये इसके लिए कोई मेंटलिस्ट होना ज़रूरी नहीं है, ये साइकोलॉजी की अपनी एक डिटेल नॉलेज है। इस बारे में बॉडी लैंग्वेज रीडिंग, फेस रीडिंग, इस बारे में बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं, बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे बारे में सब कुछ बताती है, हमारा कपड़ा पहनने का तरीका बताता है, हमारे कलर की चॉइसेस बताती है। तो ये तो समझने के ऊपर। जैसे आप तो इतना टाइम से पढ़ रहे हैं चीज़ें और आपके माइंड में आप बता सकते, बट जो एक आम इंसान है वो कहीं जाता है, उसको समझना है कि सामने वाला उसके लिए जैसे कोई बिजनेस पार्टनर ढूंढता है या लाइफ पार्टनर, तो क्या वो उसमें क्या साइंस देखे कि वो उसके लिए अच्छा है या वो गलत है? सबसे पहले तो देखो यार, सरल बात यह है कि आप अपने आप के साथ जितना कनेक्टेड रहोगे, आप अपने आप को जितना स्ट्रांगली जानते होगे, उतना ही आप दूसरे को जान पाओगे। सिंपल बात है कि मैं खुद को जितना गहराई से जानता हूँ, उतना ही गहराई से मैं दूसरे को जान पाऊँ, क्योंकि मुझे पता है ह्यूमन इमोशंस की डेप्थ कितनी होती है। अब एक कहीं मैं बात कर रहा था तो मुझसे किसी ने पूछा कि यार मेरा पार्टनर बहुत शक करता है। तो मैंने बोला देखो यार, शक करना जो है वो उसके दिमाग का डर है, या तो उसने लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस लिए हैं जहाँ पे उसके साथ बुरा हुआ है और उसके दिमाग का एक पार्ट ट्रेंड हो गया है हर चीज़ को बिना भरोसा किए, बिना चेक किए भरोसा ना करने के लिए, कि उसको चाहिए, कि उसको श्योरिटी चाहिए बार बार। या फिर वो खुद ऐसा है, खुद इतना ज़्यादा ट्रेंड है झूठ बोलने में और चीज़ें इधर से उधर करने में कि वो दूसरे को ऑब्जर्व कर लेता है कि ये भी ऐसा ही करता होगा। तो सो हम कहते हैं कि अपने दिमाग की गंदगी को दूसरे के दिमाग में ढूंढने की कोशिश करना शक होता है। आपका पार्टनर सही है या गलत है वो चीज़ बाद में है, पहले ये थॉट आपके अंदर आ चुका है, ये आपको पोल्यूट कर चुका है कि वो गलत है, तभी आप शुरू कर रहे हो उस पर शक करना। यही तो फियर है ना। अगर ये श्योरिटी हो कि ये बॉटल है, मैं इस पर शक ही नहीं करूँगा। लेकिन अगर मैं आपको ये कह दूं ये पानी जहाँ से मैं लाया हूँ ना, एक बार पी के देखना, आपको पता चलेगा ये कैसा पानी है। अब आपके दिमाग में इस पर डाउट चालू हो जाएगा। और अगर आपका दिमाग मेरे प्रति भरोसा करता है तो आपको लगेगा मैं कोई अच्छी चीज़ ऑफर कर रहा हूँ। अगर आपका दिमाग अंदर से अच्छा फील नहीं करता है मेरे लिए, तो क्यों पिला रहा है पानी, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ऐसा क्या? मतलब लोग इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट में हैं, इतना डरे हुए हैं कि वो अच्छी इंटेंशन के पीछे भी ढूंढते हैं ये मेरा भला क्यों कर रहा है। पॉइंट ये है कि जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं और ये जानना चाहते हैं कि वो अच्छा इंसान है कि नहीं, सबसे पहले तो 2-3 बातों का ध्यान रखें। पहला, जेन्युइनली उनको सुने। जब आप लोगों को सुनते हैं तो लोगों को फील होता है कि मुझे अटेंशन दी जा रही है, और फिर धीरे धीरे वो आपसे अपने लाइफ की पर्सनल बातें भी शेयर करते हैं। वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, इनकी लाइफ में क्या चीज़ें हुई हैं, और जो चीज़ें हुई हैं उनसे ये कैसे बने होंगे। जैसे अगर कोई आके मुझे कहता है कि मेरे पापा तो भाई साहब बहुत गुस्से वाले इंसान थे, तो अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसका जो चाइल्डहुड गया है वो फियर में गया है, तो इसके डिसीजंस किस तरीके के होंगे। हालांकि ये एक बात करके पता नहीं लगाया जा सकता, ये पूरी स्टडी है चाइल्डहुड पैटर्न्स को समझना, लेकिन एक आम तौर पे तो आप इन बातों का गौर करें। पहली चीज़, सब जिससे भी बात कर रहा है उसको सुने, उसको बोलने दें, इंटरप्ट किए बिना उस पर अटेंशन दें। दूसरी चीज़, जब आपको सुन रहे हैं तो उसको सुनना क्या है,
सुनने हैं उसका सिलेक्शन ऑफ वर्ड सुनना है आपको, वो किस तरह के शब्दों में बात कर रहा है, उसकी लैंग्वेज कैसे, क्योंकि लैंग्वेज हमारे पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बताती है। क्यों आपने ये देखा है कि साधु संत जो हैं वो हिंदी में ही बात करते हैं, क्यों साइंटिस्ट जो है वो भारी भरकम साइंटिफिक टर्म में बात करते हैं, क्यों एक फैशन इन्फ्लुएंसर उन्हीं शब्दों का यूज़ करता है, क्यों एक पेंटर उन्हीं शब्दों का यूज़ करता है? क्योंकि शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, शब्द साइकोलॉजी का पार्ट है, लैंग्वेज साइकोलॉजी का पार्ट है। आप वही भाषा क्यों अडॉप्ट करते हो? मेरे घर में हर कोई हरियाणवी बोलता है, लेकिन मैं पॉडकास्ट में हरियाणवी में बात नहीं कर रहा हूँ ना, पर जैसे ही मैं जाऊंगा तो मैं अपनी दादी से नानी से हरियाणवी में ही बात करूंगा ना। तो उनके पास जो शब्द हैं वो मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो शब्द है उनके पास नहीं है। कहाँ से आए? मैंने जिन लोगों के बीच में जीवन बिताया है वहाँ से भाषा पैदा हुई है मेरी, उन्होंने जिन लोगों के बीच में जीवन बिताया है वहाँ से भाषा पैदा हुई है। तो कैसा सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है उस बंदे का, आपको उस पर गौर करना है। वो इमेजिनेटिव वर्ड्स यूज़ करता है या कॉन्क्रीट वर्ड्स यूज़ करता है, वो कमिटमेंट की बातें करता है या टालने की बातें करता है, यहाँ से आपको इंसान समझ में आने लग जाएगा। तो सुनना है और उसके सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स और लैंग्वेज पे गौर करना है। उसके बाद तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिना जज किए हुए आपको सिर्फ फ्री होने देना है उसको ये फील कराओ कि आप उसको जज नहीं कर रहे। जैसे आप उसको टोकना बंद कर दोगे, उसकी तारीफ करते रहोगे, तो वो और एक्सप्रेस करेगा खुद को, और उसको जज नहीं करना है। तो इंसान अपने डार्क सीक्रेट्स भी आपके सामने ला के रखने लगता है कि ये मेरा सेफ जोन है, यहाँ तो मैं बिल्कुल बिंदास होकर बात कर सकता हूँ। तब आपको पता चलता है ये इंसान के फियर्स क्या हैं, इसकी वरीज क्या हैं। पता है कि अगर किसी को मैनिपुलेट करना है तो उसका सबसे पावरफुल टूल ये है, आप इंसान से वल्नरेबल और इमोशनल बातें करो, उसको आपके सामने खुलने दो, उसकी इमोशनल बातें आपको पता चलती हैं, और फिर लोग उन बातों को यूज़ करके मैनिपुलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप से बात करते हैं, मुझे ये पता चले कि आपको कोई फाइनेंशियल इशू है, या आपको किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम फिजिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या आपको कोई स्पिरिचुअल इशू है, तो जैसे ही मुझे पता होगा और कल को मुझे आपको कोई आइडिया बेचना है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि यार ये बॉटल ना उसके पेन पॉइंट उसके पेन पॉइंट पे, कि इसका पानी जो है ना ये हमने एनर्जाइज कराया है, पता है तुझे, इससे फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं, घर के चारों कोनों में पानी के छींटे मारते हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। मैनिपुलेशन इज ऑल अबाउट नोइंग देयर वीकनेस एंड इनसिक्योरिटी एंड प्लेइंग अराउंड। तो फिर हम तो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। यही तो हो रहा है, सेलिंग इंडस्ट्री, ब्रांडिंग इंडस्ट्री यही तो कर रही है, सब जगह यही तो चल रहा है। दे नो देयर कस्टमर, एंड हाउ डू दे नो देयर कस्टमर? वो अपने कस्टमर को सुनते हैं, वो अपने कस्टमर को फ्रीली बोलने देते हैं, वो अपने कस्टमर को जज नहीं कर, ये नहीं फील कराते कि हम उसको जज कर रहे हैं। आप एक बात बताओ, मैं किसी को फेयरनेस क्रीम बेचने जा रहा हूँ, लेकिन मैं उसको ऐसे बेचूंगा कि मैं उसको ये भी नहीं बोलूँगा कि तुझे इसकी ज़रूरत है। तो पहली चीज़ तो मुझे अपने कस्टमर के अंदर से ये निकालना है कि मैं उसको जज कर रहा हूँ, राइट। मान लो मुझे किसी को फेयरनेस क्रीम बेचनी है और मैं जाकर उसको बोलूँ, भाई तेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क है यार, अच्छा नहीं लग रहा, तो बोलेगा यार तुम अजीब आदमी हो, तुम ऐसा कोई मुंह पे बोलता है किसी के? वो पहले ही पॉइंट पे मुझसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मेरा प्रोडक्ट नहीं लेगा, राइट। तो मैं उसको ये नहीं बोलूँगा तेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क है, मैं उसको ये बोलूँगा कि दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जो इस क्रीम को यूज़ करते हैं ताकि उनका कॉम्प्लेक्शन बेटर बन सके। मैं उसको शिफ्ट कर दिया कि लोग मोस्टली क्या कर रहे हैं ऐसी कंडीशन में। तो अब किसी को भी जानना है, पहले खुद को जानो, दूसरे को बोलने दो, उसको जज मत करो, उसके सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स पे ध्यान दो, उसके पैटर्न्स आपको खुद समझ में आने लगेंगे, उसके डिसीजन लेने के तरीके समझ में आने लगेंगे। एंड आई थिंक इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी पड़ती है आपको, कोई साइकोलॉजी नहीं पढ़नी पड़ती। खुद को बेटर जानो, दूसरों को अलाउ करो बोलने का, यू विल अंडरस्टैंड पीपल, इट्स ईजी। खुद को बेटर जानने के लिए हमें क्या करना होता है? मतलब हमें तो नहीं पता कि हमें कभी कभी ऐसा होता है हम क्लियरिटी नहीं ला पाते माइंड में कि हमें चाहिए क्या है। देखो, जो आप बात कर रहे हो वो है डिसीजन मेकिंग की, कि हमें लाइफ में चाहिए क्या। डिसीजन मेकिंग का एक पैरामीटर होता है। जैसे अगर मुझे 1 लीटर पानी नापना है तो मेरे पास एक स्केल है ना 1 लीटर का। जैसे मुझे 1 kg कुछ चावल चाहिए है तो मेरे पास एक वेइंग स्केल है 1 kg का। ऐसे ही जब हमें डिसीजन लेने होते हैं तो हमारा वेइंग स्केल क्या है, हम फैसला किस आधार पर लेंगे। आज आप और मैं ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपने मुझे कहा सर एक पॉडकास्ट दोबारा करना है, मैंने आपके साथ पहले काम किया हुआ था, तो हमारे वैल्यू सिस्टम पता है कि मैं उनके पास जाऊंगा तो ऐसी बातें होंगी, आपको पता है कि इस गेस्ट को बुलाएंगे तो ऐसी बातें होंगी। उस वैल्यू सिस्टम पे ये डिसीजन लेना आसान रहा, कोई मुश्किल नहीं रहा, राइट। वहीं अगर आपने मेरा कोई काम ना देखा हो, मैंने कभी आपका कोई काम ना देखा हो, बिल्कुल फ्रेशर हो, तो मेरे पास कोई वैल्यू सिस्टम ही नहीं है जिससे मैं आपको कंपैरिजन कर पाऊंगा या आप मुझे कंपैरिजन कर पाओगे। हमारा वैल्यू सिस्टम जब स्ट्रॉन्ग होगा, हमारी डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाएगी। वैल्यू सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग होता है? वैल्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना आपकी पूरी अपब्रिंगिंग का पार्ट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वैल्यू सिस्टम में आपकी स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी के बिना वैल्यू सिस्टम अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा बुरा बाद की बात है, स्पिरिचुअलिटी बहुत हेल्प करती है वैल्यू सिस्टम बिल्ड करने में। इसका सबसे सरल जो उपयोग कर पाते हैं लोग, वो कर पाते हैं रिलीजन में। इसीलिए तो आपको ये कह दिया जाता है कि आप
सो एंड सो, आप हिंदू रिलीजन से में हो या आप मुस्लिम रिलीजन में हो, तो आपके कुछ सेट नियम हैं, आपको ये तो मानने ही मानने हैं। आप भगवान में आस्था रखो, आप अल्लाह में आस्था रखो, या आप वेदांतिक दर्शन से आ रहे हो तो आप किसी को मत मानो, आप एथीज्म में आ रहे हो तो किसी को, ये वैल्यू सिस्टम ही देता है आपको सब कुछ। सो स्पिरिचुअलिटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम है। सबसे पहले तो स्पिरिचुअलिटी को समझो, आपकी स्पिरिचुअल बिलीव्स क्या हैं। आप गॉड में मानते हो कि आप अल्लाह में मानते हो, या आप ना दिखने वाली शक्ति में मानते हो, आप यूनिवर्स में मानते हो। जब आप ये जान लोगे कि आपके स्पिरिचुअल बिलीफ्स क्या हैं, तो आपको दिखाई देगा कि ये स्पिरिचुअल बिलीफ आपकी लाइफ को कहाँ कहाँ गाइड कर रहे हैं। एक क्लासिक हिंदू फैमिली का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। भगवान में मानने वाले लोग, जैसे मेरे घर में भगवान में मानने वाले लोग, पूजा पाठ से दिन शुरू होता है। मंगलवार फिर अपने आप नियम आ जाएंगे कि मंगलवार को ये नहीं करना है, शनिवार को ये नहीं करना है, अमावस्या पे ये करना है, एकादशी पे ये नहीं करना है। कहाँ से आ रहे हैं ये? एक वैल्यू सिस्टम बन गया कि ये रिलीजन है, ये मेजर वैल्यू सिस्टम है, इसी से ड्राइव हो गया अब आपकी लाइफ। क्यों ड्राइव हो गई इससे आपकी लाइफ? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे नियम बना दिए गए जिसके जरिए आपकी लाइफ सरल हो सकती है, कि आपको सोचना ही नहीं है कि नवरात्रि में क्या खाऊं या क्या नहीं खाऊं। बता दिया भाई ऋतु परिवर्तन होगा, मत खाओ। आपको बता दिया गया है कि भाई अच्छा फाइनेंस की प्रॉब्लम है, कुबेर लक्ष्मी जी की पूजा कर लो। अब वहाँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से आपको फल मिल रहा है या नहीं वो बात की बात है, लेकिन आपके वैल्यू सिस्टम का पार्ट है कि आप पूजा करोगे, और क्योंकि आप उस वैल्यू सिस्टम को मानते हो तो आपको पता है कि इतना ही करना है। तो आप ये वैल्यू सिस्टम के आधार पर खुद को समझना चालू कर दोगे, तो आपको अपने डर समझ में आने लग जाएंगे, आपको अपने ताकत समझ में आने लग जाएगी, आपको अपना स्टेट ऑफ माइंड समझ में आने लग जाएगा। ये तो हो गया मानने के थ्रू जानने का तरीका। एक तरीका है खुद को जज करना छोड़ दो, फ्लो के साथ जाओ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हर साल 1 महीना ऐसा निकालता हूँ जिसमें मैं अपने सारे पैटर्न तोड़ देता हूँ। कैसे? मान लेते हैं साल में 1 महीना ऐसा आएगा जब मैं अपना रूटीन चेंज कर दूंगा पूरा। अगर जल्दी जागता हूँ तो लेट उठना चालू कर दूंगा, देर तक जागना चालू कर दूंगा, जो नहीं खाया पूरे साल वो खाना चालू कर दूंगा, वेट गेन हो रहा है वेट गेन होने दूंगा। वो मैं अपने पुराने 11 महीने के जो पैटर्न्स बन गए हैं उनको, उसमें पूरी तरह से ढल ना जाऊं, वो मुझे पूरी तरह से पकड़ ना लें, मेरी ग्रोथ रोक ना दें, मैं वो 1 महीना खुद को तोड़ देता हूँ। ये मैंने कैसे जाना? ये मैंने जाना कि जब मैं प्रीवियस जो पुराने पैटर्न्स के आधार पर चलता आ रहा था तो मेरी ग्रोथ जिस लेवल तक हो सकती थी वो हो चुकी थी। अब क्या करना है? अब कंफर्ट को तोड़ना है, अब ग्रोथ के लिए कुछ नया करना है, खुद को रीशेप। आप मेरी 2 साल पहले की अगर वीडियोस देखोगे तो उसमें मेरी बियर्ड नहीं है, राइट? ऐसा नहीं है कि मैंने अचानक से फैसला लिया बियर्ड, ये उस पैटर्न ब्रेक का ही काम है। आप पिछले साल के कपड़े देखोगे तब मैं वो कपड़े नहीं पहनता हूँ, ये पैटर्न ब्रेकिंग का ही काम है। पैटर्न ब्रेक करने में कितना टाइम लगता है? आपको इसमें रिस्क है एक्चुअली, आपको पूरे होश में रहना पड़ता है। सबसे पहली बात, पैटर्न कोई भी ब्रेक किया जा सकता है। 21 दिन में आप कोई भी पैटर्न बना सकते हो, कोई भी पैटर्न ब्रेक कर सकते हो। 21 दिन की टाइम इसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। बॉडी में जो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं वो हमेशा इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते रहते हैं, प्रोसेस करते रहते हैं। तो अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन दिमाग में बैक टू बैक डालते रहो तो वो आपके न्यूरॉन्स में रिकॉर्ड होती रहती है और वो आपका माइंड वैसा ही बिहेव करने लगता है। और ये कोई, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये हवाई बात है, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी न्यूरोसाइंस का प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी हैं। जैसे मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, 1920s में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, इसको हम बोलते हैं लिटिल अल्बर्ट। लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट मतलब एक बच्चा था कुछ 9, 10, 11 महीने का, उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। और क्योंकि उस बच्चे का नाम नहीं मेंशन है तो उसको लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, एक इमेजिनरी नेम से। तो वो क्या करते थे कि 11 महीने का एक छोटा सा बच्चा है, उसके सामने एक वाइट रैट, नकली फेक स्टफ टॉय उसके सामने रखते थे। वो खेल रहा है, जैसे उस टॉय की तरफ जाता था तो आसपास जो 4-5 लोग थे वो जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, तेज आवाज़ें निकालने लगते थे। तो अल्बर्ट को लगता था कि कुछ गड़बड़ है। एक बार ऐसा हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ। अब 8-10 बार जब ऐसा हुआ तो जैसे ही वो वाइट टॉय उसके सामने रखा जाता था, अब अल्बर्ट को समझ में आने लग गया कि ये खतरा है या ये नुकसान है या ये फियर पहुंचा सकता है। क्योंकि जैसे ही वो उसको टच करने जाता तो पीछे से कोई चिल्लाता था, डर में, फियर में। तो कुछ ही दिनों में ये हुआ कि वो टॉय को देखते ही अल्बर्ट भी चिल्लाने लगा। तो ये तो उसके माइंड में बैठा दी गई कंडीशनिंग, इसको हम बोलते हैं कंडीशनिंग। और ये कुछ ही दिनों में हो गई। सो ऐसे ही ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का ही एग्जाम्पल है। इसको हम बोलते हैं क्लासिक कंडीशनिंग। ऐसा ही दूसरा एक्सपेरिमेंट इवान पावलोव ने किया था, जिसने डॉग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो वो क्या करता था कि उसने अपने एक डॉग को
पिंजरे में रखा और उसको हंग्री रखा, भूखा रखा और उसको वेट कराया खाने के लिए। फिर उसके बाद उसने उसका सलाइवा इकट्ठा किया जो मुंह में पानी आता है भूख के टाइम पे, हंगर हार्मोन्स को फिगर आउट करने के लिए। फिर वो क्या करता था पावलोव कि जब भी वो अपने डॉग को खाना देता था उससे पहले वो एक बेल बजाता था और उसके सामने खाना ला के रख देता था। फिर वो बेल बजाता था, खाना ला के रख देता था। धीरे धीरे पहले ये टाइम पे चलता था कि सुबह एक मील मिलेगी, दोपहर को एक मील, फिर शाम को एक मील। फिर उसने देखा कि टाइम मैटर ही नहीं करता है, जैसे ही घंटी बजती है डॉग के मुंह में सेम सलाइवा आने लगता है, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है कि दिस बेल इज इक्वल टू फूड, अब मुझे खाना मिलेगा। तो जैसे ही वो बेल रिंग करता था डॉग के मुंह में सेम सलाइवा प्रोड्यूस होता था। इससे हमने फिगर आउट किया कि कंडीशनिंग, एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे अंदर कैसे चेंजेस लाते हैं। तो आप कोई भी पैटर्न ब्रेक कर सकते हो, कोई भी पैटर्न बना सकते हो। 21 डेज आपको वो कैरेक्टर प्ले करना है, आपको अपने दिमाग में, और तोड़ने के लिए भी। तोड़ने के लिए आपको परेशानी क्यों आती है? क्योंकि तोड़ने पे इतना फोकस करता है इंसान कि उसके बदले में जो चाहिए उस पर ध्यान नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को वेट लॉस करना है तो वो वेट लॉस पे इतना फोकस करता है, वो इस बात पे अगर फोकस करे कि मैं कैसा दिखूंगा, मैं कैसे कपड़े पहनूंगा, मेरी पर्सनालिटी कैसी होगी, वैसी एक फ़ोटो अपनी एडिट करके बना दे, दीवार पे पोस्टर लगा दे, अपने जिम बैग पे ऐसा कुछ टैग लगा दे, अपने आप को हर रोज़ विजुअलाइज करे कि वो 6 पैक एब्स वाली बॉडी या वो वैसे मसल्स वाली बॉडी, तो दिमाग उस पर इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने लगेगा और उसकी कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वेट लॉस पे एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, खुद ब खुद मोटिवेशन फील होगा। लेकिन आपने बोला कि पैटर्न ब्रेक करने में भी उतना ही टाइम लगता है, लेकिन जनरली जैसे आप मान लें कि आपने बोला कि आप सुबह उठते हैं, पहले उठते थे फिर आपने तोड़ा तो लेट उठने लगा, तो जनरली हमारे साथ तो होता है कि हमें सुबह उठने के लिए नियम बनाने में 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता या 21 दिन भी लगते हैं, लेकिन अगर तोड़ना हो तो नेक्स्ट डे 2 दिन में ही टूट जाएगा वो तो। जैसे अभी आपने ये बोला ना कि जनरली ऐसा होता है, तो ये जो आपने मुझे बात बताई, ये आपने वो बताया जो आप फील करते हो। अगर आप खुद के बारे में यही फील करते हो कि ये मेरे लिए मुश्किल है, मुझसे ये होगा नहीं, मेरे बस का कमिटमेंट है नहीं, मेरे से तीसरे दिन में टूट जाएगा, तो ऑलरेडी ये पैटर्न बन चुका है कि आई एम वेरी पुअर विद सेल्फ कमिटमेंट एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो पहले तो खुद को ये बताना चालू करो कि मैं सेल्फ डिसिप्लिन वाला इंसान हूँ, मैं सेल्फ कमिटमेंट वाला इंसान हूँ। आप दूसरों को दिए हुए वादे तोड़ते हैं, वो फिर भी झेला जा सकता है। आप खुद को दिए हुए वादे तोड़ते हैं तो ये सबसे खराब कर रहे हैं आप अपने साथ, क्योंकि आपका दिमाग आपको लोअर लेवल पे रखने लगता है। जैसे आपने तय किया कि आने वाले 7 दिनों तक आप शुगर नहीं खाएंगे, 4 दिन आपने निभाया, 5वें दिन आपने शुगर खा ली, ठीक है, फिर आपने कहा नहीं यार ये नहीं हो रहा है, तो आपने अपने दिमाग को मैसेज दिया कि मेरे पास कमिटमेंट की कमी है। दिमाग आपका सबसे पावरफुल टूल है, वो आपके लिए हर इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है, क्योंकि उसका काम है आपको जिंदा रखने में मदद करना, और उसके लिए आप उसको जो इन्फॉर्मेशन देते हो वो उसको सेग्रीगेट करता है कि ये गुड है, ये बैड है, ये अच्छा है, बुरा है, ये लाइक डिसलाइक, ये फेवर में है, ये अनहेल्दी है, ये हेल्दी है। जो भी आप इन्फॉर्मेशन उसको दे रहे हो दिमाग उसको स्टोर करता है और आपके लिए वो उसको प्रोसेस करते रहता है। तो जैसे आपने ये कहा कि मेरे बस की ये बात है नहीं, तो दिमाग ने इकट्ठा कर लिया उस इन्फॉर्मेशन को, ओके। फिर आपने एक दिन कहा कि चलो यार फिर से शुरू करते हैं, फिर आपने सुबह फिर से उठना चालू किया, 5 बजे का अलार्म लगा दिया, और आप 4 दिन उठे, 5वें दिन फिर आप नहीं उठे, पैटर्न टूट गया। दिमाग बोलेगा देखो भाई पहले भी यही हुआ था तुम्हारे साथ, अब फिर यही हो रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारे बस की बात है नहीं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपने उसको सिखाई है, अब वो आपको कह रहा है तुम्हारे बस की बात है नहीं। तो जितना ज़्यादा हम अपने बारे में अफर्मेटिव फॉर्म में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ये सब चीज़ें बोलते हैं, सोचते हैं, दिमाग उतना ही ज़्यादा उस बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करता चला जाता है। ये भी न्यूरोप्लास्टिसिटी ही है, ये भी प्रोग्रामिंग ही है, बट ये अनप्रोडक्टिव प्रोग्रामिंग है, ये फ्रूटफुल प्रोग्रामिंग नहीं है। आप फ्रूटफुल प्रोग्रामिंग करें या आप अनप्रोडक्टिव प्रोग्रामिंग करें, दिमाग तो प्रोग्राम हो ही रहा है। तो जब वो खुद हो ही रहा है तो उसको होश में रह के कॉन्शियसली प्रोग्राम करें ना। तो वो जो पूरा 11 महीने जो मैं डिसिप्लिन में रहता हूँ, वो 1 महीना मैं खुद को उस डिसिप्लिन से बाहर निकाल के दिमाग को छोड़ देता हूँ। तो उस 1 महीने में आपकी एनर्जी ज़्यादा लगती होगी? फिर शुरू के कुछ दिन मुझे लगता है बहुत बढ़िया जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये लगने लगता है कि अब इसमें भी मज़ा आना बंद हो गया है, क्योंकि वो 11 महीने की कंडीशनिंग हो गई थी। फिर दिमाग अपने आप ही जागने लगता है, अपने आप ही किताब की तरफ भागने लगता है, अपने आप ही वीडियोस देखने की तरफ भागने लगता है, डेटा की तरफ, रिसर्च पेपर की तरफ। फिर उसके बाद मैं वापस आता हूँ कि ये पैटर्न भी मुझे तोड़ना है। देन आई बिकम न्यूट्रल। वो लास्ट के 5-10 दिन ऐसे होते हैं जब बोरियत भी होती है, शांति भी होती है, डिसिप्लिन भी वापस आ रहा होता है, चीज़ें नई भी हो चुकी होती हैं, कुछ मिक्स सा होता है। फिर उस 5-6 दिन में सेल्फ ऑब्जर्वेशन में चले जाता हूँ कि जो नया निकल के आया इसमें क्या बढ़िया था, क्या कैरी फॉरवर्ड करना है, क्या छोड़ देना है। जैसे आप हिप्नोसिस करते हैं, लोगों को उनके पास्ट में ले जाते हैं, आप एज रिग्रेशन करते हैं, तो हम
किसी इंसान के पैटर्न भी ब्रेक कर सकते हैं इसके थ्रू। देखो, किसी के भी पैटर्न्स को समझने के लिए आपको उसे रिग्रेस करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी समझ सकते हो। हम लोग मतलब मेरे ऑफिस में स्पेशली हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे पिछले 1 साल से, अब वो कुछ दिन में लाइव हो जाएगा। जैसे आप एस्ट्रोलॉजी देखते हो, एस्ट्रोलॉजी में कुंडली होती है, ऐसे ही आपके माइंड की भी एक कुंडली होती है, जिसको हम लोग मेरे ऑफिस में हम लोग बोलते हैं माइंड कुंडली। सो माइंड कुंडली क्या है? माइंड कुंडली है आपके दिमाग के वो, आपके लाइफ के वो 10-11 अलग अलग पार्ट्स, जिससे आप किसी भी इंसान के बारे में पता लगा सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 या 3 सेंटेंसेस में बताना कि आपका चाइल्डहुड कैसा रहा, हाउ डू यू डिस्क्राइब योर चाइल्डहुड? ऐसा कुछ हुआ नहीं, नॉर्मल था। नॉर्मल कैसा मतलब? छोटे में स्कूल जाना, फिर कॉलेज जाना, मतलब कभी कोई ऐसी बड़ी ट्रेजेडी नहीं हुई कि जिसको मैं याद रखूं। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप ये कह सको कि ये खराब था चाइल्डहुड में? नहीं, ओके। चाइल्डहुड में दोबारा जाने का मौका मिले तो जाना चाहेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि मतलब कभी जैसे कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं कि हमारे साथ ये पहले खराब हो गया, इस वजह से हम यहाँ आए, मतलब वो चीज़ अच्छी नहीं हुई, हम पास्ट में जाकर उसको सही कर सकते तो हम आज यहाँ नहीं होते या इससे अच्छे लेवल पर होते। लेकिन ऐसा मेरे साथ तो है नहीं, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कभी कि मैं उसको जाके सही करूँ चीज़ों को। नहीं। सो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि आप अपने प्रेजेंट को इतना अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, प्रेजेंट में इतना सेटिस्फाइड फील कर रहे हो कि आपको चाइल्डहुड में दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट इज, तो इन 2 सवालों से मुझे क्या पता चल रहा है आपके बारे में? कि आप प्रेजेंट को लेके ज़्यादा पैशनेट हो, आप अपनी करंट लाइफ में और ग्रो होने की तरफ ध्यान दे रहे हो, आप अपनी करंट लाइफ में ज़्यादा डेडिकेशन से काम कर रहे हो। सो ये 2 सवालों से मुझे पता चलता है कि आपका चाइल्डहुड वर्सेस आपकी प्रेजेंट रियलिटी में जो डिफरेंस है वो क्यों है? वो आपके एम्बिशन की वजह से है। आप अब ज़्यादा एम्बिशियस फील करते हो। चाइल्डहुड में आप एम्बिशियस नहीं रहे होगे, आप प्रोटेक्टेड रहे होगे, गार्डेड रहे होगे, एक एवरेज लाइफ रही होगी। लेकिन जब आपको मौका मिला अपने लिए कुछ करने का और वो हो रहा है, तो आप इसमें ज़्यादा अच्छा फील करते हो। ऑल्सो दिस टेल्स में कि ये आपको ज़्यादा वैलिडेटेड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कराता है कि मैं अपने लाइफ को अपने हिसाब से चला रही हूँ। ऑल्सो दिस टेल्स में कि वहाँ कब ऐसा होता होगा जब आपको अनइम्पॉर्टेंट फील होता होगा। हम रिलेशनशिप के बारे में पता लगाते हैं ऐसे। सो माइंड कुंडली बेसिकली जो हम हमारे क्लाइंट को देते हैं, उसमें हम लोग इस तरह के 50-60 सवाल होते हैं, वो सिंपल उसमें ऑप्शंस होते हैं, उसको क्लिक करना होता है। उसके बाद उसकी पूरी एक एनालिसिस रिपोर्ट बन के आ जाती है और वो इंसान खुद को बेटर तरीके से जान पाता है। तो जैसे अभी आपने मुझसे पूछा कि इंसान को कैसे समझा जा सकता है या क्या है, तो खुद को जानने के लिए आपको कुछ पता तो हो अपने बारे में। सो माइंड कुंडली ये एक तरीका है, या तो खुद अपने होश में रहो, अपने बारे में जानो, अपने आप को समझो, या फिर आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हो। इस तरीके से आप खुद को जान सकते हो। फिर आप तभी तो अपना एक्शन प्लान बना पाओगे, तभी तो आप समझ पाओगे इसको करना क्या है। तो ऐसे ही हम इंसान के पैटर्न्स को ऐसे पता लगाते हैं माइंड कुंडली के थ्रू, या फिर हमारे पास जो टीम है, जो मेरे पास काउंसलर्स हैं या जो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट हैं, वो अपने आप में सारे इतने सक्षम हैं कि वो इस तरह से पता लगा लेते हैं। बट सबसे ईजी तरीका होता है साइको एनालिसिस टेस्ट। तो रिग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है किसी के पैटर्न्स पता लगाने के लिए। आप उससे बात करके पता लगा सकते हो, कुछ सवालों से पता लगा सकते हो। जैसे अभी मुझे आपके चाइल्डहुड का एक पैटर्न पता चल रहा है, आपके करंट रियलिटी का पैटर्न पता चल रहा है, आपका फाइनेंस बिलीफ पता चल रहा है। ऐसे वी कैन फिगर आउट सो मेनी थिंग्स। तो जैसे जिसके मतलब फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, तो उसके पहले के बिलीफ्स ऐसे रहे होंगे जो अभी वो फाइनेंशियलिस्ट, तो उसको ठीक किया जा सकता है। हाउ मच मनी इज इनफ मनी फॉर यू? आपके लिए कितना पैसा बहुत सारा पैसा है? मतलब ऐसे एक नंबर्स में तो नहीं डिफाइन कर फिर सकते। भी अब इससे मेरी जरूरतें पूरी हो सके तो वो तो उतना ही चाहिए मुझे, ऐसा कुछ। तथास्तु, अगर भगवान कह दे इस बात पे तो हाँ, अच्छा है। तो फिर भगवान यही कहेगा जिससे तुम्हारी ज़रूरतें पूरी होंगी उतना ही मिलेगा। तो मेरी जरूरत तो ये भी होगी ना कि मेरे पेरेंट्स अच्छे से रहें, उनके लिए तो वो भी तो उसमें काउंट होगा। हाँ, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो कई बार मैं इस बात को ऐसे कहता हूँ कि एक इंसान हमेशा कहता है भगवान इतना पैसा हो, इतना पैसा हो, पैसे की मशीन लगी हुई हो, पैसा ही पैसा बरस रहा हो तब भी उसको पैसे की नीड तो होगी। ठीक है, अब वो एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड है, पैसा है, पैसे की मशीन लगी हुई है, पैसे की आवाज़ ही आवाज़ आ रही है। यही मांगा था भाई। अब तुमने ये नहीं कहा कि मेरे घर पे पैसे की मशीन लगी हो, ठीक है, तुम्हारे नीचे वाली दुकान जो खाली पड़ी है उसमें एटीएम मशीन लगवा देते हैं। बी वेरी स्पेसिफिक व्हाट यू वांट। हाउ मच मनी इज इनफ मनी का मतलब ये तो हर आम आदमी कहता है। ये तो हमें पुराने ज़माने में सिखा दिया ना। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता को वहाँ बांध दिए गए। जब हमें सिखाया गया साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ, अतिथि भूखा ना जाए। किसने कहा है आपको ये बात? आप पूरे देश में नज़र घुमा के देखिए, आप अपने खुद के गांव देहात शहर में जाकर नज़र घुमा के देखिए। आपको पता है कि वो आदमी जो वहाँ का जो प्रतिनिधि है, आपको पता है कि वो जो गांव का सबसे अमीर आदमी है, आपको पता है उसके काले कारनामे क्या क्या हैं।
आपको पता है कि उसने कैसे कैसे किस किस का हक खाया, किस किस की ज़मीन हथियाई है और ये कैसे पैसे वाला बना है। लेकिन हम सिर्फ बैठ के उसके बारे में बात ही कर सकते हैं, पैसे का सुख वही भोग रहा है। तो ये जो बात हुई कि नैतिक मूल्यों के आधार पे और मॉरल वैल्यूज़ बनी रहे हैं, ईमानदारी से इंसान पैसा कमाए और अच्छा कमाए, ये इन चीज़ों का पैसे से लेना देना नहीं है, इन चीज़ों का आपके बिलीफ सिस्टम से लेना देना है। आपको पता है मैक्सिमम पैसे वाले सिर्फ इसलिए पैसे वाले होते हैं क्योंकि उनका एक ही गोल होता है, पैसा ही कमाना है, कैसे भी कमाया जाए। मैक्सिमम वो लोग जिनके पास पैसा नहीं होता है उनका बिलीफ ये होता है, नहीं नहीं भाई अपने को ऐसे नहीं चाहिए, अपने को ये वाला नहीं चाहिए, अपने को 2 नंबर वाला नहीं चाहिए, अपने को किसी का दिल नहीं दुखाना है, अपने को किसी का, हमें उतना ही चाहिए जितना हमें मिल रहा है। वह भगवान इज्जत की 2 रोटी देते रहे, भगवान सब कुछ ये करते रहे। वी बिलीव इन दिस मेंटालिटी, मैक्सिमम पीपल बिलीव इन दिस मेंटालिटी, सो मैक्सिमम पीपल आर नॉट एबल टू एंड देयर स्ट्रगल्स। आपका क्या मानना है कि आप मतलब आप जैसे मेरे से पूछ रहे हैं कि फाइन आपको कितनी मनी चाहिए, तो आपका एक गोल होता है कि आपको इतना चाहिए। सो मैं इसको ईयरली, मंथली, 5 ईयरली ऐसे डिवाइड करता हूँ। सो दिस मंथ आई नीड 1.5 CR। तो मेरे को पता है कि ये मनी दिस मंथ इज एनफ मनी। 5 years में मेरे को पता है कि 150 करोड़ 250 करोड़ दैट मनी इज एनफ मनी। अब जैसे पिछले महीने की हमारी सेल थी, तो मुझे पता है कि एक X नंबर पिछले महीने हमने सेल किया, तो इस महीने मुझे पता है कि मेरे को इस नंबर से ज़्यादा ये नंबर चाहिए। तो अपने आप ही मेरे गोल अलाइन हो गए ना। मतलब एक क्लियर थॉट होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए अगर जो हम चाहते हैं। यस, क्योंकि उसी से आपका दिमाग पैटर्न बनाएगा, उसी से आपका दिमाग काम करेगा, उसी से दिमाग आपको डायरेक्शंस देगा, आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाएगा, आपको चीज़ें दिखाएगा, रास्ते दिखाएगा। अब जैसे मैं आपको कहूँ कि बाहर जाओ एक हरी गाड़ी ढूंढो, तो आप सिर्फ हरी गाड़ी पे फोकस करके आओगे, आप भूल जाओगे कि इस तरफ एक लाल गाड़ी खड़ी है। मैं आपको आके पूछूंगा लाल गाड़ियाँ कितनी मिली, आपको वो तो देखा नहीं, क्योंकि आप निकले ही हरी गाड़ी को ढूंढने हो। तो सिमिलरली आपने दिमाग को जो फीड किया हुआ है, दिमाग पैटर्न ही वो बनाएगा और वही अपॉर्चुनिटीज देखेगा, वही विंडो देखेगा, वही रास्ते निकालेगा। जैसे मैंने बोला कि मेरा क्लियर कट नंबर नहीं बताया, मैंने बोला कि जितना मेरी जरूरत है आपसे, तो इससे आप क्या पता लगा सकते हैं? अब जरूरतें अप एंड डाउन होंगी। देखो जरूरत क्या है, रोटी है आपके पास, 3 टाइम पे ठीक से रोटी मिल रही है, जरूरत पड़ने पे दवाइयाँ ववाइयाँ भगवान न करे किसकी जरूरत हो जाती है, ठीक है, थोड़ी बहुत सेविंग है किसी रेनी डे के लिए, कपड़े ठीक ठाक हैं, काम चल रहा है, कभी अर्जेंसी में कुछ लेना पड़ गया तो उसके लिए कोई बैकअप है, या इतनी व्यवस्था है कि हो जाएगा, नहीं तो जुगाड़ करके हो जाएगा। ये तो जरूरतें तो कहाँ पूरी नहीं हो रही हैं। तो जरूरत नहीं, तो ये तो इतनी जरूरत, क्या पता मेरी जरूरत हो कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, वो भी तो मेरी जरूरत हुई। क्या पता नहीं, बी स्पेसिफिक। गाड़ी खरीदनी है, कौन सी खरीदनी है? ऑटोमेटिक 5 सीटर, ये नहीं है कि कौन सी खरीदनी है। पहले वो फिगर आउट कर लो, फिर आप देखोगे कि आने वाले 6 महीने और 1 साल में जब आप उसका पोस्टर निकाल के ले आओगे ना और दिमाग के सामने रखोगे उसको, आपको आने वाले 1 साल में खुद ही उतनी अपॉर्चुनिटीज और उतने पैसा या उतनी चीजें जुड़ चुकी होंगी कि आप जाके वो गाड़ी ले आओगे। मतलब अभी तक जो हमने बात की उससे ऐसा है कि मतलब क्लियर थॉट रखो, वो हमारे पास अपॉर्चुनिटी अपने आप आएंगी। प्रिंसी, दिमाग जो है ना वो एक उपजाऊ जमीन है, आप उसको खाली छोड़ दोगे तो उस पर घास फूस पैदा हो जाएगी। उस ज़मीन को खाली छोड़ते ही उस पर कुछ ना कुछ पैदा होगा, तो उससे बेहतर है कि आप उस ज़मीन को यूज़ करके अपने मतलब की फसल उगाओ। कैसे यूज़ करें उसको? जैसा जीवन जीना चाहते हो उसको क्लियर कट डिसाइड करो, गोल्स में डिवाइड कर लो, मंथली गोल, वीकली गोल, डेली गोल, 6 मंथ गोल, 1 ईयर, 5 ईयर, ऐसे डिवाइड कर लो, लिस्ट बना लो। आप एक अपना लॉन्ग टर्म गोल बनाओ विच इज़ 3 ईयर से 5 ईयर्स, फिर एक शॉर्ट टर्म मिड टर्म गोल बनाओ विच इज़ 2 ईयर्स, फिर एक शॉर्ट टर्म गोल बनाओ विच इज़ दिस ईयर। फिर इस ईयर को डिवाइड कर लो हर महीने में। आपको अब ये पता है कि मुझे 5 साल बाद 1500 किलोमीटर की जर्नी पे जाना है, तो मुझे 2.5 साल में लगभग 750 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो मुझे इस साल में या 2 साल में या 1.5 साल में लगभग 300 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 370 किलोमीटर चलना पड़ेगा 1 साल में। तो 370 किलोमीटर का मतलब ये है कि 370 को अगर 365 से मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे रोज के 10 किलोमीटर हो गए। अब मुझे ये तय करना है मैं 10 किलोमीटर रोज चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। अब मुझे पता चल गया ना, मैं 10 किलोमीटर आज चला, चलो कल चला, पूरा साल चला, हो गए मेरे इतने किलोमीटर, अगले साल चलूँगा पहुँच जाऊँगा। और 1 साल चलने के बाद इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि अगले साल टाइम कम लगने लगेगा। आपने वो कहावत सुनी है ना कि शुरू में 1 लाख जोड़ने में मुश्किल होता है, फिर 1 लाख से 10 बन जाते हैं। पहला 1 जोड़ने में मुश्किल होता है, पहला 10 जोड़ने में मुश्किल होता है, फिर वो अपने आप 100 हो जाते हैं।
तो ये जो पहला एक है, मैक्सिमम लोग इस पहले एक के स्ट्रगल में लगे हुए हैं। लेकिन जब माइंड इतना पावरफुल है, हर चीज़ अवेलेबल है कि हम कैसे सोचें, मतलब हर चीज़ इंटरनेट पर हम देख के सीख सकते हैं, तो लोग अपनी लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, कुछ कर क्यों नहीं पाते? लोग इंटरनेट पे जो देख रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद वो अपने आप को सिर्फ सेटिस्फाई कर रहे हैं। लोग आगे भी बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आज से पहले एआई इंजीनियर्स नहीं थे, एक पूरी इंडस्ट्री है एआई, कैसे बढ़ रहे हैं? नए छोटे छोटे बच्चे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। लोग जो कर रहा है वो कर रहा है, जिसका डूअर माइंड सेट है उसका है, जिसका थिंकर माइंड सेट है उसका है, जिसका सिर्फ वॉच करने वाला माइंड सेट है, ऑब्जर्वर है, व्यूअर माइंड सेट है, उसका वही रहेगा, वो वही है। ये प्रॉब्लम है पैटर्न्स की। डेटा तो पहले भी अवेलेबल था, डेटा किताबों में था, लेकिन लोगों के पैटर्न, जिन जिन के पैटर्न थे रीडर वाले, वो उन किताबों में से डेटा निकाल पा रहे थे। लोग आज ओशो के बारे में बात करते हैं, लोग कहते हैं कि ओशो जो है वो इतने बड़े तार्किक हैं। ओशो ने अपने जीवन में कहते हैं 1-1.5 लाख के आसपास किताबें पढ़ी। जिस आदमी ने 1.5 लाख किताबें पढ़ ली, वो आदमी तार्किक कैसे नहीं हो सकता? पहली तो यही एक एबिलिटी कमाल है कि एक आदमी इतना बढ़िया रीडर हो कि एक दिन में 8 से 10 किताबें पढ़ जाए। दूसरी बात, वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा है, ऐसा नहीं, आप एक किताब नहीं पढ़ सकते बैठ के पूरे दिन में, ठीक है? आदमी 10 किताबें पढ़ रहा है, और तो 10 किताबें पढ़ने मतलब उनका माइंड इस मामले में तो शार्प था कि वो जो पढ़ रहा है आदमी, वो उसको पढ़ पा रहा है और ये कह पा रहा है ये खत्म हो गई, अब दूसरी पढ़ूंगा। तो ऐसा नहीं है कि उसने पहली किताब खाली फ्लिप की और फेंक दी। जो आदमी अपने पूरे जीवन काल में 1.5 लाख किताबें पढ़ जाए, वो तार्किक कैसे नहीं हो सकता है? डेटा कहाँ से आ रहा है? डेटा अकेला ओशो का नहीं है, डेटा उन 1.5 लाख राइटर्स का भी है, उन 1.5 लाख ऋषियों का, संतों का, कहानीकारों का, लिखने वालों का। और उनके पास कहाँ से आ रहा है? उन्होंने भी अपने फील्ड की 10 किताबें पढ़ी होंगी। तो मैं अगर ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ता हूँ, या डिवाइन रियलिटी पढ़ता हूँ, या भविष्य मल्लिका पुराण पढ़ता हूँ, ये जो भी किताब मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो इसमें एक आदमी की फोटो जिसकी लगी हुई है, ये डेटा अकेले इसका नहीं है, ये इस जैसे माइंडसेट वाले हजारों लोगों का डेटा है जो इस राइटर ने वहां से पढ़ा होगा। तो आप अगर डूअर माइंडसेट वाले इंसान हो तो आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हो। व्यूअर माइंडसेट वाले हो तो नहीं कर पाओगे। मैं कई बार इस बात को बोलता हूँ कि सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ के बारे में बात होती है, और जितनी ज़्यादा बात हो रही है उतना मेंटल हेल्थ खराब होती जा रही है। आप खुद को एनालाइज करने चले जाओ, आप समझ ही नहीं पाओगे आप कैसे इंसान हो। इंसान परेशान हो जाता है इतना सारा डेटा देख के। कोई कह रहा है आप एस्ट्रोलॉजी कर लो, कोई कह रहा है न्यूमरोलॉजी कर लो, कोई कह रहा है हिप्नोथेरेपी कर लो, NLP कर लो, EFT कर लो, होओपोनोपोनो कर लो। दुनिया भर की चीज़ें अवेलेबल हैं। अब एक इंसान अटेम्प्ट करता है, 2 दिन बाद उसको कुछ और समझ में आता है, वो दूसरा डेटा देखने लग जाता है, फिर 2 दिन बाद तीसरा डेटा देखता है। दिमाग को ओवरबर्डन कर दिया गया है बहुत सारे डेटा से। कभी कभी किसी को कुछ ना सिखाना हो ना, उसको बहुत सारा एक साथ सिखा दो, वो कुछ नहीं सीखेगा। तो इसलिए लोग तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। तो एक इंसान, जो आम इंसान है, वो अपने आप को कैसे अलाइन करे? सबसे पहले तो अपने आप के साथ टाइम बिताना शुरू करो। साइलेंस सबसे बड़ा वरदान है। लोग भूल गए हैं कि शांति का मतलब क्या है। लोग शांत होते हैं, उन्हें लगता है उदासी आ गई है। कोई खामोश होता है, लोग उसे बोलते हैं क्या हो गया, कुछ हो गया है क्या, चुप चुप क्यों बैठा है? भाई मैं, क्योंकि मैं शांत हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं, उतरा उतरा सा मुंह लग रहा है। लोग उदासी को शांति का मतलब भूल गए, लोग उदासी मानते हैं उसको। तो सबसे पहले खुद के साथ बैठना शुरू करो। दूसरी बात, बोरियत वाला जीवन जीना शुरू करो, क्योंकि हम जितना एक्साइटमेंट की तरफ भागते हैं उतना ज़्यादा हम उस एक्साइटमेंट के आदी हो जाते हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट हमें डोपामिन देती है। और आज के टाइम में डोपामिन का सबसे बड़ा सोर्स है आपकी रील्स, आपका फ़ोन, आपका डेटा। ये सबसे ज़्यादा डोपामिन का सोर्स है। और ये डोपामिन जो है वो टॉक्सिक डोपामिन है, क्योंकि लोग रील स्क्रॉल करते बंद नहीं कर पाते। थका देता है, ये आपके आंखों को थकाता है, आपके ब्रेन सेल्स को, दिमाग को थकाता है, ब्रेन के पार्ट्स को थकाता है। तो आपको धीरे धीरे डोपामिन मिलना भी इसमें से बंद हो जाता है। अब आप सिर्फ एक पैटर्न के अधीन हो गए हो कि आप उसको लगातार देखे जा रहे हो। तो डोपामिन कम होता जा रहा है, पैटर्न स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। सबसे पहले साइलेंस में बैठना शुरू करो अपने साथ, चाहे 10 मिनट बिताओ, लेकिन हर रोज बिताओ। और कोई इसको डिफिकल्ट बनाने की जरूरत नहीं है कि सुबह उठ के आंख बंद करके सुखासन में बैठ के ऐसे ब्रह्म मुद्रा में बैठना, कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठने की जरूरत नहीं है। दिन में किसी भी समय 10 मिनट सिर्फ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। 10 मिनट अपने साथ बैठना शुरू करोगे, माइंड धीरे धीरे अंदर क्या चल रहा है उस पर फोकस करना शुरू करेगा। धीरे धीरे वो आवाजें शांत होने लगेंगी कुछ ही दिनों में, क्योंकि आप उससे अलग हो गए, आप ऑब्जर्वर हो, आप उससे अलग हो गए, उसको देख रहे होगे। वो आप पे इम्पैक्ट करना बंद कर देगा। जैसे वो इम्पैक्ट करना बंद कर देगा, अब आपको समझ में आने लगेगा कि कितनी सारी चीजें हैं जो आपकी सिर्फ नीड नहीं है, आपका शौक है। मतलब जरूरत गाड़ी है, लेकिन शौक ऑडी है। जरूरत खाना है, शौक पनीर की सब्जी है। तो धीरे धीरे आपका माइंड ये बताने लगेगा कि आपको कितनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप ऑब्जर्व कर पाओगे, दिमाग तो हर दूसरी चीज़ में अटैच हो जाएगा,
दिमाग हर दूसरी चीज के साथ अपना एक संबंध बनाने की कोशिश करेगा। आप जब उस पर 10 मिनट बैठ के ऑब्जर्व करते हो और नॉन रिएक्शनरी नेचर डेवलप करते हो तो आप उस पर कंट्रोल करने लगते हो, आप उस पर कंट्रोल डेवलप कर लेते हो, फिर आप उसको गाइड कर पाओगे। जब तक आप खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे, आप उसको, मुझे अगर किसी को गाइड करना है तो मेरा उसके साथ संबंध अच्छा होना चाहिए ना, तभी वो मुझे सुनेगा। तो अपने आप के साथ संबंध अच्छा बनाओ, 10 मिनट खुद के साथ बैठो। दूसरा, फिजिकल हेल्थ पे काम करो, अपनी लुक्स पे काम करो, अपने आप को वैसे रखो जैसे आप दूसरे को गाइड करते हो। मैं इस बात कैसे कहता हूँ कि खुद को ऐसा ट्रीट करो जैसे आप अपने बच्चे को पालते हो। आप अगर खुद के बच्चे होते तो आप उसको कैसे करते? आप उसे क्या वो सब चीज़ें खाने देते? क्या आप उसे वैसा सोने देते? क्या आप उसे वो सब चीज़ें देखने देते? पेरेंटिंग विद लव, खुद को नॉन जजमेंटल होके केयर करो, खुद की अच्छे से ध्यान रखो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, साइलेंस प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज करो, फिर उसके बाद अपने गोल्स भी अलाइन करो और छोटे छोटे गोल्स बनाओ। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, नहीं होंगे। आप भी तो ये मान के चलते हो ना कि छोटे से स्टार्ट करें। छोटे छोटे गोल्स बनाओ, लेकिन पहले एक मेजर गोल बनाओ और उसको डिवाइड करो। छोटे छोटे गोल्स अलाइन होकर एक बड़े गोल की तरफ जाने चाहिए। और यहाँ से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है, फाइंड योर पर्पस। आपका कोर पर्पस ढूंढो। पर्पस ढूंढने के भी कुछ तरीके हैं, इंटरनेट पे बहुत सारी बातें हैं, आप इकिगाई बुक पढ़ लो नहीं तो। लेकिन सबसे आसान तरीका है समझने का कि क्या आप खुद को ये काम जो आज कर रहे हो ये करते हुए बार बार देखना चाहते हो? अगर ये आप अनंत काल तक एंजॉय कर सकते हो और इससे जो आपको मिल रहा है वो बड़ा गेन है, तो ये आपके लिए बना है। देखो, एक चीज़ होती है, फ्रेडरिक नीत्शे ने अपने बुक में एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम बोलते हैं एटर्नल रिटर्न। हालांकि ये वेदों से निकला हुआ एक कॉन्सेप्ट है जिसमें बोलते हैं कि आत्मा बार बार आती है। नीत्शे कहता है कि आप जो लाइफ अभी जी रहे हो, सोचो सेम यही लाइफ विद सेम स्ट्रगल्स, सेम अचीवमेंट्स एंड एवरीथिंग, अगर आपको फिर से जीने का मौका मिले, क्या जीना चाहोगे? कुछ अलग करना चाहेंगे, राइट? तो वो कह रहा है कि जो हिस्से निकालना चाहते हो अभी निकाल दो ना, ताकि दोबारा जब आओ तो वो हिस्से ना झेलने पड़े। इससे आपको ये पता चल गया कि कौन कौन से पार्ट मुझे दोबारा नहीं जीने हैं और कौन कौन से पार्ट जीने हैं। जो पार्ट आपको दोबारा जीने हैं उन पर मैक्सिमम फोकस करना चालू कर दो, जो नहीं जीने हैं उनको अभी से डाइल्यूट करना चालू कर दो, उनको डिलीट करना चालू कर दो। सो धीरे धीरे आपके पास कुछ ही महीनों में, कुछ ही साल में एक ऐसा जीवन होगा जिसको लेके आप सेटिस्फाइड होकर ये कहोगे ये वो जीवन है भाई, ये मैं अनंत काल तक जी सकता हूँ। कोई इंसान कभी सेटिस्फाई हो सकता है? सेटिस्फैक्शन इज अ ब्लेसिंग और नेचुरल ब्लेसिंग। सेटिस्फैक्शन की क्या परिभाषा है? मतलब जैसे आप बोल रहे हैं कि आप कुछ सालों में मतलब उस तरीके से हो जाओगे कि आप अपने आप से सेटिस्फाई हो जाओगे, लेकिन आज तक तो मैंने देखा कोई इंसान अपने आप से सेटिस्फाई नहीं है। देखो, वही जैसी दृष्टि है आप वैसी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स उतना ही ऑब्जर्व होता है जितना आपके ऑब्जर्वेशन का आधार होता है। अब ये जो संतुष्टि का सवाल है ये हम इंसानों का है। ये मेरे घर पर जो पेट है उसका नहीं है। आप उसको पेडिग्री दोगे वो आज उसमें खुश है, आप उसको रोटी दोगे उसमें खुश है, उसको चावल दोगे उसमें खुश है। मेरे घर पर जो पेट है वो दुनिया का सबसे संतुष्ट है। एट द सेम टाइम जो गली में है उसको भी ये स्ट्रगल नहीं है। उसको पता है कि अभी खाना नहीं मिलेगा, वो दूसरे दरवाजे पे जाएगा, तीसरे पे जाएगा। उसको सर्वाइवल की पड़ी हुई है। जैसे उसको रोटी मिली वो संतुष्ट है, उसके बाद वो सोएगा। तो संतुष्टि का जो गेम है वो प्रकृति स्वभाव में वापिस आ जाने का गेम है। आप अपने नैसर्गिक स्वभाव में जब वापस आ जाओगे आप संतुष्ट हो, क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव ही खुश रहना है। लोग खुद को मारते क्यों हैं? लोग सुसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि उस स्ट्रगल का अंत नहीं ला पा रहे हैं। वो तो सुख की कल्पना में कि इसके बाद मुक्ति ही हो जाएगी, वो जिस सुख को लाना चाह रहे थे वो उनको मिल नहीं रहा है, तो सुख की प्राप्ति हेतु वो खुद को मार तक लेते हैं। इसका मतलब सुख हमारा मूल स्वभाव है। हम हर काम सुख की कामना के लिए ही करते हैं, सुख के लिए ही करते हैं। जरूरत से ज्यादा की जरूरतें जो है ना वो वासना है। जरूरत कुछ भी हो सकती है। रही बात संतुष्टि की, तो इसमें एक गैप है। संतुष्टि और सैचुरेशन दो अलग पॉइंट हैं। आपने खाना खाया, आप संतुष्ट फील कर सकते हो। आप सैचुरेटेड फील मत करो कि आज मैंने जो ये खाना खाया है कल मुझे सोने की प्लेट में खाना है। ये अनसैचुरेशन होता है। समझ रहे हैं आप? सेटिस्फाइड फील कर सकते हो आप कि जैसे पानी की टंकी का एक सेटिस्फैक्शन भी तो कुछ समय के लिए आएगा ना एक इंसान के। हाँ बिल्कुल आएगा ना। तो अब जब मैंने ये गोल अचीव कर लिया कि मेरा घर बन गया, तब उसको नेक्स्ट गोल, अब मेरा नेक्स्ट गोल आएगा। हम जीवन में यही करने आए हैं।
लाइफ पूरी तरह से एब्सर्ड है, लाइफ का कोई अपना स्ट्रॉन्ग मीनिंग नहीं निकलता है। ये हमें लगता है कि हम लाइफ को कोई डायरेक्शन दें, कोई मीनिंग निकालें, लेकिन अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर हम सामाजिक ढांचे में नहीं ढल सकते। समाज आपसे मांगता है कि एक ढांचा है भाई, उसमें रहो, शादी कर लो, फैमिली बना लो, क्योंकि समाज के ढांचे में बैठना। अदरवाइज आप डायोजनीस हो जाओ, पड़े रहो जाके धूप में आराम से। जैसे वो ग्रीक फिलोसोफर था डायोजनीस, सामने राजा आया, वो बोलता है उसको मेरे महल चलो, तो बोलता है भाई यार सामने से हवा आने दे, ये सब धूप आने दे, ये सब फालतू चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि या तो आप डायोजनीस हो जाओ फिर, या तो फिर आप कबीर हो जाओ, या तो फिर आप कोई फ़कीर हो जाओ, या फिर आप सामाजिक ढांचे में रहो। सामाजिक ढांचे में अगर हो तो आप अकेले नहीं हो, फिर समाज आपका अंग है और आप समाज के अंग हो। तो आप एक मशीन का पार्ट हो जिसमें आपके पुर्जे की एक रिक्वायरमेंट है और आपको वैसा ही बिहेव करना पड़ेगा। तो कितनी अच्छी बात है ना, अगर आप अपने परिवार के नियमों में चल रहे हो, आप अपने धर्म के नियमों में चल रहे हो। यही तो मैंने कहा था कि रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी आपको एक वैल्यू सिस्टम दे देगा, स्ट्रगल खत्म हो जाएगा आपका। हाँ, वो आपका कुछ भी हो सकता है, आप इस्लाम मानो, जैनिज्म मानो, बुद्धिज्म मानो, आप एथिज्म मानो, नाइलिज्म मानो, आप एब्सर्डिज्म मानो, कुछ एग्जिस्टेंशियलिज्म मानो, कुछ भी मानो, वो आपका अपना है जिसके साथ आप तालमेल बिठा पाओ। लेकिन एक वैल्यू सिस्टम आपको स्पिरिचुअलिटी से आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग से आ जाता है। तो पॉइंट ये है कि सेटिस्फैक्शन इंसान को तब तक नहीं होती जब तक वो सेटिस्फैक्शन की परिभाषा क्लियर नहीं करता और ख़ुद को ये एहसास नहीं कराता कि जो मेरे गोल्स हैं वो अचीव होते जा रहे हैं। और हमारे माइंड के पास कितनी पावर है, वो क्या क्या कर सकता है। तो मैं इस बात कैसे कहता हूँ कि हमारा माइंड नहीं है, माइंड के हम हैं। हमारे पास दिमाग नहीं है, दिमाग के पास शरीर है। जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तब हम एक मशीन की तरह जिंदा होते हैं। हमारा जो कोड है वो हमारी मदर से जुड़ा हुआ होता है और वहीं से हमें खाना मिल रहा होता है। तो हम बस अपनी माँ का एक एक्सटेंशन होते हैं, उन्हीं का एक पार्ट होते हैं। लेकिन ब्रेन उस वक्त भी इतना डेवलप हो जाता है कि वो आवाज़ें सुन रहा होता है, वो मोशन को महसूस कर रहा होता है। इसलिए बच्चा इस तरह से सहलाने से सोता है, क्योंकि माँ के पेट में जब हम फ्लूइड में होते हैं तो हम ऐसे ही चल रहे होते हैं। इसलिए बच्चा मूवमेंट से सोता है, क्योंकि माँ दिन भर चल रही होती है और हम उस फ्लूइड में झूल रहे होते हैं। इसलिए जब वो मूवमेंट आनी बंद हो जाती है तो हमें नींद नहीं आती। इसलिए माँ बाप जब सोते हैं छोटा बच्चा जाग जाता है, क्योंकि उसको मूवमेंट ही नहीं आ रही, उसकी नींद खुल गई, उसका पैटर्न ब्रेक हुआ है नींद का। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा दिमाग हमसे पहले आया है, पहले वो डेवलप हुआ है, उसने हमें डेवलप होने में मदद की है, उसने इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके शरीर को जिंदा रखने के लिए पैटर्न्स बनाए हैं। तो दिमाग सबसे पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि आज हम ये जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं ये इंसानों के दिमाग की वजह से ही हो रहा है। किसी ने ये बनाया होगा, किसी ने कैमरा, किसी ने लाइट, किसी ने घर, किसी ने कमरा, किसी ने सोफ़ा, किसी ने वायरलेस माइक, ये सब दिमाग की ही देन है। इसके अलावा फिर आप स्पिरिचुअलिटी में चले जाओ तो वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, आइडिया ऑफ गॉड, कॉन्सेप्ट ऑफ ये और वो और ऐसा और वैसा, परामानसिक शक्तियाँ और मानसिक शक्तियाँ, ये सब एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड ह्यूमन माइंड। हमारे दिमाग के आसपास ये सब घूमता है। दिमाग से आप जीवन बना भी सकते हो, जीवन खराब भी कर सकते हो। तो हम जैसे बोलते हैं हम अपने दिमाग में फीड कर लें, ये सारे जो चीज़ें हैं हम अगर सबकॉन्शियस माइंड में डाल दें तो हम अपने लाइफ में जो चाहें वो पा सकते हैं। कि लोग अपने मतलब देख के कुछ चीज़ों को बैंड या उड़ा देते हैं, तो ये रियल में पॉसिबल है? देखो यार, रियल वर्ल्ड में चीज़ें देखने को बहुत कम मिलती हैं ऐसी, लेकिन क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है तो लोग मानते हैं। मैं प्रैक्टिकली नहीं मानता हूँ, मैंने देखे नहीं है ऐसे लोग। जब देखे हैं तो जब उनको टेस्ट किया तो वो लोग ऐसा कर नहीं पाते हैं। तो क्या वो जो आपने जब देखे तो क्या मतलब उन्होंने कर नहीं पाया है कि या तो कुछ ना कुछ ट्रिक मैजिक होती है, ट्रिक टाइप? हाँ, या फिर रियल वर्ल्ड में उनसे हो नहीं पाता है। मैं अकेला नहीं हूँ ऐसा कहने वाला, एक बहुत बड़े मैजिशियन हुए हैं जेम्स रैंडी। जेम्स रैंडी ऑर्गेनाइजेशन आज भी काम कर रही है। जेम्स रैंडी $10,000 ऑफर करते थे किसी ऐसे इंसान को, वो टीवी शो चलाते थे कि आप आओ और अपनी साइकिक एबिलिटीज प्रूव करो, मूव करने वाली, माइंड पढ़ने वाली, हीलिंग वाली, एनर्जी हीलिंग, या ये वो। जेम्स रैंडी ऑर्गेनाइजेशन आज $1 मिलियन का प्राइस देती है। वो चीज़ करनी आज तक किसी ने वो प्राइस जीता नहीं है। तो फिर ये जो यूट्यूब पर ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल हैं वीडियोस की लोग कर रहे हैं, तो फेक है सारा? यार 90% ये ट्रिक्स हैं, 10% लोग जो हैं वो उसी डिलेमा में घूम रहे हैं कि ये हो रहा है, क्योंकि हम मानना चाहते हैं ना इन चीज़ों को। मैं अगर आपको ये कहूँ कि नास्तिक बन जाओ, बनोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान में आपकी जो आस्था है, जैसे ही वो हिलेगी आपको लगेगा जीवन निराधार है। एक तरफ अब समाज ना 2 हिस्सों में बट गया है। एक तरफ समाज बट गया है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट, नास्तिकता, है ना, हम तो अद्वैत वेदांत वाले हैं, हम तो ये मानते हैं, हम तो ओशो को मानते हैं, हम तो इसको मानते हैं। और एक तरफ भगवान, ईश्वर,
इतना कॉम्प्लिकेटेड भी कि ये हवन और ये मंत्रोच्चार करो, और इतना सरल भी कि नाम जाप करो, ये सब चल रहा है। और एक तरफ इतना कॉम्प्लिकेटेड नास्तिकता भी है कि ईश्वर नहीं होता, उसको प्रूव करने के लिए ये साइंस वो साइंस, ये वाले मॉलिक्यूल्स की रिसर्च, इस पार्टिकल की रिसर्च, उस पार्टिकल की रिसर्च। और एक तरफ इतना सरल भी है कि भाई मेरे लिए आज तक उसने कुछ नहीं किया, मैं तो नहीं मानता भगवान को, ये वाला भी है। बात यह है कि जैसे ही आपसे आपका आधार छिनेगा आप घबरा जाओगे। तो जिन लोगों को इन चीज़ों पे यकीन है वो उनके यकीन में घाटा हो जाएगा अगर वो ये मान लें कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। आप मानते हो? मैं नहीं मानता, भगवान में नहीं। आई बिलीव इन आइडिया ऑफ गॉड। प्रैक्टिकली स्पीकिंग आई बिलीव इन नथिंग। मैं किसी चीज़ में नहीं मानता। मुझे समझ में आती हैं चीज़ें तो समझ में आती हैं, नहीं आती तो नहीं आती। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप मुझसे गोस्ट के बारे में पूछोगे या परामानसिक शक्ति के बारे में पूछोगे तो मैं कहूँगा भाई अब तक का एक्सपीरियंस तो यही है कि मैं नहीं आपको मानता। कभी, जैसे आप जो केसेस ट्रीट करते हो, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये रियल में कोई अदर एनर्जी है? या तो सब दुनिया भर के केसेस सॉल्व किए हैं मैंने, वो सारे किए हैं जिसमें किसी में माता आ रही है, सिर घुमा रहा है, प्रेत आ रहा है, वो सब सॉल्व किए हैं मैंने। और वो करता भी हूँ, वो हीलिंग्स लेता भी हूँ मैं, सेशंस लेता भी हूँ मैं। लेकिन मुझे इस बात का क्लियर कट मेरे दिमाग में पता है कि ये दिमाग से ही चल रहा है और इसका दिमाग अच्छा, मतलब ये सारी दिमाग का खेल है, कोई भूत प्रेत। मेरे पॉडकास्ट पे कितने कमेंट्स आते हैं, एक बार यहाँ आ जाओ तुम्हें भगवान का पता चल जाएगा। मैंने कब बोला भाई भगवान का मुझे पता करना है? मैंने कब बोला कि शैतान का मुझे पता करना है? आपके हिसाब से भगवान है, आप उसमें मानते हो। मेरे हिसाब से मेरा भगवान है, मैं उसमें मानता हूँ। मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आ रहा है मैं उसमें मानता हूँ। तो मैं और आप एक दूसरे को बाध्य तो नहीं कर सकते ना। अब लोग जैसे बोलते, मैं बोलता हूँ कि ये जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन वाला प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, बच्चे चम्मचे मोड़ रहे हैं। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, इस पॉडकास्ट के थ्रू फिर बोल देता हूँ, भाई जेम्स रैंडी ऑर्गेनाइजेशन का चैलेंज एक्सेप्ट करो, $1 मिलियन जीत के लाओ, अपना सबसे बेस्ट बच्चा लेके जाओ, $1 मिलियन मिलेगा भाई। आप उससे कितनी दुनिया का भला कर सकते हो, उस बच्चे का भला कर सकते हो, अपनी संस्था का भला कर सकते हो। लेके जाओ जेम्स, और वो यहाँ भी रिसर्च कंडक्ट कर लेंगे। सीधा गूगल पे जाओ, ढूंढो जेम्स रैंडी ऑर्गेनाइजेशन और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अप्लाई कर दो वहाँ जाके, साबित करो आपके बच्चे के पास चमत्कारी शक्ति है, वो चम्मच मोड़ सकता है, आपके हज़ारों बच्चे आंखें पे पट्टी बांध के कलर पढ़ सकते हैं। तो इट्स ऑल इज अ स्कैम, ये जिस तरीके से चल रहा है। और ठीक है, पेरेंट्स को अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा कुछ विशेष कर रहा है, इससे पेरेंट्स का ईगो सेटिस्फाई होता है। बच्चे को अच्छा लगता है कि उसको वैलिडेट किया जा रहा है, उसको बाकी बच्चों से ज़्यादा समझा जा रहा है, उसे कुछ स्पेशल फील कराया जा रहा है। इससे दिल तो टूटेंगे लोगों के, लेकिन सच है ये। लेकिन जैसे आपने बोला कि ये मतलब टेलीकाइनेसिस सिंग नहीं एग्जिस्ट करती, तो आप जैसे हीलिंग देते हैं हम किसी को, रेकी हीलिंग वगैरह भी होती है, तो वो तो एनर्जी के थ्रू ठीक करते हैं ना, तो एनर्जी तो कहीं ना कहीं ट्रेवल कर रही है। लोग अपने इमोशंस को एनर्जी से कंफ्यूज करते हैं। मतलब मैंने तो यही सुना था कि हीलिंग में यही करते हैं लोग, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। मैं मानता हूँ, देखो यार, हिप्नोसिस में हम क्या करते हैं, हम सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव कराते हैं कि आप जो फील कर रहे हो वो आपके साथ अभी घटित हो रहा है। लास्ट टाइम हमने शायद किया या नहीं किया, आपने कभी अपना ऑरा फील किया है? वो एनर्जी वो क्रिएट करके हाथों को पास। ठीक है, आपके किसी पॉडकास्ट गेस्ट ने आपको फील कराया होगा, ऑरा फील कराया होगा। कहाँ तक आपने फील किया था उस ऑरा को, कैसे फील किया था? मतलब थोड़ा तो लगता है, बहुत ज़्यादा फील नहीं होता। हाँ, मतलब कुछ ऐसा लगता है आपको इस तरीके से। ठीक है, एक और तरीके से मैं आपको आपका ऑरा फील करा दूँ। ठीक है, अपने फिंगर्स को ऐसे टैप कीजिए, ऐसे टैप करते रहिए। ठीक है, टैप करते रहिए, और टैप करते करते अभी आप को टैप करते रहना है। मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, हमारे कैमरामैन भी कर रहे हैं, करते रहो, ऐसे ही टैप करते रहो। ठीक है, ओके, अभी रुकना नहीं है। ठीक है, करते रहो। अभी मैं आपको बोलूंगा तो आप अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे सामने लाओगे और राइट हैंड की फिंगर को लगभग ऐसा आधा इंच दूर रखना है, टच नहीं करना है, आधा इंच दूर, और स्लोली हवा में एक सर्कल बनाना है, स्लोली हवा में एक सर्कल बनाना है। ठीक है, करो, लेफ्ट हैंड से सामने ले आओ और राइट हैंड के फिंगर से स्लोली हथेली के बीचों बीच सर्कल बनाओ, और बताओ हथेली पे क्या सर्कल फील होता है? सर्कल फील हो रहा है? सर्कल ये किया है मैंने पहले भी। हाँ, लास्ट टाइम शायद हमने किया था। हथेली पे सर्कल फील हो रहा है आपको, राइट? अब मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये ना आप अपने ऑरा को टच कर रहे हो। नहीं कर रहे हो आप अपने ऑरा को टच। बेसिकली हमारी जो सेंस है, हमारी जो सेंसेशंस है, हमारी जो टच सेंस है, टेक्टाइल सेंसेशन है, वो इसको सेंस कर रही है, क्योंकि यहाँ पे भी अवेयरनेस है, हथेली में भी अवेयरनेस है, आपका दिमाग उसको फील कर रहा है। ठीक है, इसीलिए अगर मैं अपनी हथेली ऐसे करूं सामने, अब बताना ये सर्कल फील हो रहा है क्या? नहीं, हाँ थोड़ा। अब बताओ फील हो रहा है? अब ट्रायंगल फील हो रहा है? बहुत हल्का। हाँ, मैं तो मूवी नहीं कर रहा हूँ, मैंने मूवी नहीं की अपना हाथ।
पॉइंट बस टच। मैंने कहा सर्कल फील हो रहा है, उस टाइम मैं हाथ घुमा भी नहीं रहा था, क्योंकि आपका दिमाग मान के बैठा है कि सर्कल फील होगा, तो वो सेंसेशन को क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आपका दिमाग मान के बैठा है कि इससे हीलिंग होगी, अच्छा, तो आप वो फील कर रहे हो। मतलब एनर्जी भी नहीं मानती। यार देखो, ये ना फिर दूसरों का दिल दुखाने वाली बात है। ये आइडिया ऑफ एनर्जी जो है ना, अब लोग इसको साइंस से जोड़ेंगे, लोग कहेंगे साइंस तो कहता है एनर्जी। साइंस जिस एनर्जी की बात कर रहा है वो ये एनर्जी नहीं है कि आपके शरीर के आसपास कोई ब्लू कलर की या वॉयलेट कलर की एनर्जी है। लोग किसी भी चीज को आभा मंडल से जोड़ देते हैं। हीट है, हमारी बॉडी के आसपास एक हीट है, क्योंकि अंदर एक मशीन चल रही है। हमारा 37 डिग्री टेम्परेचर है ना, 98 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है ना। वो टेम्परेचर क्यों है? क्योंकि अंदर एक मैकेनिज्म काम कर रहा है, तो उससे हीट एमिट हो रही है। आप उस हीट को सेंस कर रहे हो, आप उसको बोल रहे हो हमारा ऑरा है। इससे ऑरा बढ़ता और घटता भी है, ये भी मैं मानता हूँ, मैं इसको भी मना नहीं कर रहा हूँ, मैं रीजन बताता हूँ। लोग तो ये भी बोलते हैं ना कि किसी का ऑरा कितना स्ट्रांग है, वो आजकल इंस्ट्रूमेंट भी आ गए हैं ऑरा स्कैन करने वाले। बिल्कुल आ गए हैं। मैं आपको अभी बताऊं ऑरा स्कैन करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट मेरे पाउच में एक वो होगा, पेंडुलम। ओके, इसे पकड़िए, अपना हाथ यहाँ रखिए आराम से, कंफर्टेबल इस पे रखो। हाँ, उस वो वाला हाथ, ऑफ कोर्स। ठीक है, कंफर्टेबली रखिए इसे। एक बार थोड़ा सा शांत हो जाने दीजिए आराम से हाथ से। ठीक है, अब अपने दिमाग में ना किसी एक पॉजिटिव इमोशन को सोचिए। जैसे आप अपने पेरेंट के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, और उस इमोशन को सोचिए और देखिए कि ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है। लेफ्ट राइट घूम रहा है क्या, क्लॉकवाइज घूम रहा है क्या? क्लॉकवाइज। ठीक है, जब हम पॉजिटिव इमोशन को सोचते हैं मोस्टली क्लॉकवाइज जाता है। और ज़्यादा गहराई से सोचिए अपने पेरेंट्स के बारे में, उनके प्रति आपका जो प्यार है उसके बारे में सोचिए। तो देखिए ये अपने आप ही क्लॉकवाइज घूमने लगेगा, राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूमने लगेगा। यस, और ये फास्ट होता जा रहा है, इसका मतलब अब आप उनके एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो, राइट। और अब आप इसे अपने मन में कमांड दीजिए रुकने के लिए। तो रुक ही नहीं रहा है। अब इसे बोलिए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या फिर लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। जस्ट थिंक इन योर माइंड, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट। ये तो लेफ्ट राइट मूव होने लगा, राइट। तो क्या हो रहा है, आपका थॉट इसको इम्पैक्ट कर रहा है, राइट। पहले मैंने इमोशन से इसको इम्पैक्ट कराया, लेकिन वहां पे भी एक आइडिया था। मैंने क्या बोला, जब हम पॉजिटिव इमोशन सोचते हैं क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, अब अपने मन में एक सवाल सोचिए जिसका जवाब आप चाहते हैं। ठीक है, इसे अपने हाथों में ऐसे रखिए और जिस ईश्वर में आप मानते हैं उससे प्रार्थना कीजिए और भगवान को कहिए, ईश्वर को कहिए कि अगर उस सवाल का जवाब का मतलब हाँ है तो ये क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, और सवाल का जवाब का मतलब ना है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। कीजिए प्रार्थना और महसूस कीजिए कि आपकी एनर्जी और उस ईश्वर की एनर्जी इस पेंडुलम से कनेक्ट है। अपने हाथ ऐसे ऐसे उठाइए, अपने हथेली के ऊपर रखिए इसको और देखिए कि ये किस तरफ जाता है। मूविंग क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जा रहा है। हम सवाल जान सकते हैं? यस, पूछ सकते हैं सवाल? बता सकते क्या सवाल है? कि जो मैं अभी इस टाइम कर रही हूँ वो मेरे लिए सही है, मुझे इसमें मतलब कोई और रास्ता भी ढूंढना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मन में क्लियरिटी नहीं होती। कितना कंफ्यूज हो आप अपने करियर को लेके? कम या ज्यादा? एट दिस स्टेज 60% कंफ्यूजन है। 60% आप ये मान रहे हो कि आपको कुछ चेंज करना चाहिए? हाँ। अच्छा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ महीनों से जो आपने ग्रोथ एक्सपेक्ट की थी वो ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आपको लग रहा है आपको कुछ चेंज करना चाहिए। सो डीप डाउन फिर भी, क्योंकि आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर चुके हो, तो मेजर इमोशन ये है कि ऐसे छोड़ तो नहीं सकते। तो आपको वही सवाल का जवाब मिल रहा है जो आप डीप डाउन जानते हो। आप जानते हो डीप डाउन कि आपको इस पर रहना चाहिए, थोड़ा और एफर्ट करना चाहिए। क्लॉकवाइज जा रहा है, सब तो फिर यहीं से आ रहा है। आप डीप डाउन ठीक होना चाहते हो तो आप ठीक हो रहे हो। आप डीप डाउन आस्था रखते हो तो आपको ईश्वर का होना महसूस हो पाता है। इसीलिए तो जो देवता यहाँ हैं वो ग्रीस में नहीं है। इंद्रदेव की पूजा करके बारिश मिलती है, तो वहाँ फिर आप जीसस की पूजा करोगे ना, तभी वहाँ वो जो बिजली का देवता है, जो बारिश का देवता है, जो सबसे पावरफुल है, जिसका हथियार है थंडर, तो आप उसकी पूजा करोगे ना। आप यहाँ पे अगर माँ तारा का उग्र अवतार देखते हो तो भूटान में आप ग्रीन माँ तारा देखते हो ना, क्योंकि वो कंपैशन की देवी है। क्योंकि भूटान में सबसे ज़्यादा प्रभाव बुद्धिज्म का रहा है। बुद्धिज्म पूरी तरह से कंपैशन पे बेस्ड रिलीजन है। हमारे यहाँ पे वर्सेटैलिटी है, डाइवर्सिटी है। हमने रौद्र अवतार भी देखे हैं, हमने शांत अवतार भी देखे हैं, हमने
वामन ऋषि भी देखे हैं, वामन मुनि का अवतार भी देखा है हमने, कूर्म अवतार भी देखा है, और हमने कृष्ण भी देखा है, हमने राम भी देखा है, हमने भगवान शिव भी देखे हैं, हमने ब्रह्मा भी देखे हैं। हम डाइवर्सिटी वाला कल्चर है, तो यहाँ पे एक ही देवी के 9 रूप भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आप किसी ऐसी जगह की कल्पना करें जहाँ कोई वायलेंस कभी किसी के इतिहास में दर्ज ही नहीं हुई, तो वहाँ के जो देवी देवता होंगे वो भी आपको खुश रहने वाले देवी देवता दिखाई देंगे। ज़रूरत के हिसाब से देवी देवताओं को हम लोगों ने महसूस करना शुरू किया। जब हम जंगलों में रहते थे, जिन जंगलों में खाना नहीं था, वहाँ पे खाने के लिए अन्न देवता का आह्वान किया जाने लगा होगा। जब खाना मिलता होगा तो लगता होगा थैंक यू गॉड। तो हमने यहाँ पे अन्नपूर्णा देवी को पूजा करना चालू कर दी। एक टाइम पे जब हमारा पूरा जीवन पेड़ पौधों पर निर्भर था, तो हमने प्रकृति या वन देवी की परिकल्पना की और उसे बना लिया। तो मतलब इंडिया में इतने सारे माइंड की इतनी सारी डाइवर्सिटी, इसलिए हमारे पास इतने सारे देवी देवता हैं। ये सब आप गांव देहात चले जाओ, हर खेड़े में अलग देवी देवता हैं, हर 4 किलोमीटर पे देवी देवता बदल जाते हैं। गांव खेड़ा अलग हैं, धाम अलग हैं, ग्राम देवता अलग हैं, फिर कुल देवता अलग हैं, और हर तरह के देवता हैं। राजस्थान में आप चले जाओ, महाराष्ट्र में चले जाओ, गुजरात में हर तरह के देवता, स्थान देवता। और जैसे एमपी में चले जाओ, उन्हें हम बोलते हैं भूमिया देवता। भूमिया देवता कौन है? जो गाँव के छोटे छोटे कस्बों में देवता हैं, हर कबीले के अपने देवता हैं। आप हरियाणा में चले जाओ, उसे बोलते हैं खेड़ा, दादा खेड़ा बोल देते हैं आम भाषा में। आप महाराष्ट्र में चले जाओ, वहाँ अलग तरीके से उनको बुलाया जाता है। आप देखो ना, कहीं बुलेट देवता का भी मंदिर है। राजस्थान में है ना, एक बुलेट बना करके एक मंदिर है, वहाँ पे बुलेट की पूजा होती है। तो क्या आपको लगता है लोगों की वहाँ मन्नतें पूरी नहीं होती होंगी? वहाँ भी मन्नतें पूरी होती हैं। लोगों की मन्नतें तो भाई साहब राम रहीम के पास जाके भी पूरी हो रही थी। लोगों की मन्नतें तो आसाराम के पास जाके भी पूरी हो रही थी। फिर कैसे आपके गुरुजी बलात्कारी हो गए और वो जेल में चले गए? जो अब खुद की मन्नतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उनका अपना जो लाइफ सेंटेंस उनको मिला वो पूरा नहीं हो पा रहा है उनसे। लोगों की आस्था उनके लिए काम करती है। तो सर, जैसे अभी आपने इतनी सारी बातें बताई, इससे मतलब आप एनर्जी को भी नहीं मानते, भगवान को भी नहीं मानते, तो आप फिर मानते क्या हैं? ऐसा नहीं कहा मैंने कि मैं एनर्जी को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता। मैंने बताया, आपने सवाल किया था कि लोग रेकी से कैसे ठीक होते हैं। मैंने बताया कि लोग जो हैं वो अपने बिलीफ सिस्टम और अपने फेथ से ठीक होते हैं। उनका दिमाग इस बात पे स्टक होता है कि उनकी हीलिंग हो रही है। लेकिन अब इसमें ऐसे भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ पे आप बोलोगे कि हमने तो किसी की हीलिंग की थी उसको बिना बताए, और उसने कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये होता है परसेप्शन और इमोशंस का शिफ्ट होना। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके बताने से होगा, शिफ्ट अपने आप भी आता है इंसान के अंदर। कई बार हम किसी की प्रेजेंस में ही अच्छा फील करने लगते हैं। क्यों करते हैं? जैसे मैं आपको एक बात बता रहा था कि ऑरा घटता बढ़ता कैसे। ओके, इस बात को मानते हैं, जब आप अंदर से खुश होते हो तो आपकी बॉडी में जो रिदम है, आपकी जो हार्मनी है वो अच्छी होती है, आपकी बॉडी की रिदम अच्छी होती है, फ्लो अच्छा होता है, आपका ब्लड फ्लो अच्छा होता है। जब आप गुस्से में होता है आपका ब्लड फ्लो शार्प होता है, हाई होता है, तेजी से ब्लड फ्लो कर रहा होता है, तो बॉडी में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो ऑरा रेड हो जाता है, हीट प्रोड्यूस होने लगती है बॉडी से। जब आप हार्मनी में होते हो, खुश होते हो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जब इंसान प्यार में होता है तो सब बदल जाता है उसका। वो कहने का मतलब ये है कि जब आप अच्छे इमोशंस में होते हो तो बॉडी में हार्मनी फील होती है, आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करते हो। और ये सारा खेल जो है इसमें हार्मोन्स का भी है और आपकी बॉडी का भी है, इन दोनों चीज़ों का है। उससे आपके एक्शंस एक्सटर्नल वर्ल्ड में चेंज हो जाते हैं। गुस्से में इंसान की डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं होगी, दूसरों से झगड़ा कर लेगा, रिश्ते खराब कर लेगा। हार्मनी में होगा, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, लोगों को इग्नोर भी कर देगा, प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके माफ़ भी कर देगा लोगों की बड़ी बड़ी बातों को, प्रॉब्लम्स को ईजिली हैंडल कर पाएगा। अब इससे हो क्या रहा है? इसको हम कहते हैं कि इंसान का ऑरा बहुत पॉजिटिव है और वो जिस काम को करता है बहुत अच्छा करता है। इसलिए हम बोलते हैं ना कि कुछ भी आपको मैनिफेस्ट करना है पहले पॉजिटिव हो जाओ। कहने का मतलब ये कि जब आप स्ट्रगल और गिल्ट को हटा दोगे, ऐसे नेगेटिव इमोशंस को हटा दोगे, तो आप हार्मनी में रहने लगोगे, अलाइन रहने लगोगे, और आप देखोगे कि चीज़ें इजीली हो रही हैं। तो जब हम गॉड में यकीन करते हैं, जब हम एनर्जी में यकीन करते हैं ना, तो हम उस आइडिया के साथ अलाइन होते हैं कि मैं अगर ये मान लूँ कि मेरे साथ मेरे पापा हैं, मैं एक छोटा बच्चा हूँ और मैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहा हूँ, मुझे बहुत ही भीड़ बहुत ही शोर सुनाई दे रहा है, बट मेरे पापा ने मेरे को गोदी में उठाया हुआ है या मेरे पापा की उंगली मैंने पकड़ी हुई है, सेंस ऑफ सेफ्टी आती है ना। तो आइडिया ऑफ गॉड इज अ सेंस ऑफ सेफ्टी, कि कोई है जो मुझे देख रहा है, कोई है जो मुझे गाइड कर रहा है। जब खराब भी हो जाएगा तो भी ये लगेगा कोई नहीं, वो टेस्ट कर रहा होगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। खराब होने के बैकअप भी दिए हुए हैं हमें, श्रद्धा रखो, आस्था रखो, भगवान तुम्हें टेस्ट कर रहा है। देर सवेर सबका होता ही है, भगवान आज नहीं तो कल देगा। और अगर कुछ भी नहीं मिला तो कहेंगे इसी में कुछ भलाई होगी, भगवान सोच समझ के करता है जिसके साथ जो तुम्हारे करता है। कर्म रहे होंगे। हाँ, जब और कुछ नहीं समझ में आता तो हो सकता है कोई प्रारब्ध होगा, काट लो, कोई बड़ी बात नहीं है, कट जाएगा प्रारब्ध।
ऐसे हम एनर्जी को मानते हैं, जो आई बिलीव इन एनर्जी। पीपल लाइक जो बोलते हैं ना, आई बिलीव इन एनर्जी। ओके, सो इफ यू डू बैड विद समवन, सो बैड यू विल कैरी बैड एनर्जी। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं कार्मिक एनर्जी है। मैं अपनी प्रॉब्लम से लड़ना नहीं चाह रहा तो, या फिर लड़ रहा हूं तो मैं उसको जीत नहीं पा रहा, तो फिर मैं सॉल्यूशंस की तरफ भागूंगा। कोई भगवान का सॉल्यूशन देगा, कोई एस्ट्रोलॉजी का देगा, कोई हिप्नोथेरेपी का देगा, कोई कार्मिक देगा, कोई एनर्जी हीलिंग देगा, कोई आकाशिक रीडिंग देगा, कोई रेकी कराएगा, कोई जहां पे मैं अलाइन फील करूंगा, मेरे लिए वो चीज़ काम करना चालू कर देगी। मतलब सब दिमाग से ही है, जो हम सोचते हैं उसी से ही, जो पहले से बैठा दिया गया है तो सब कुछ यही। लेकिन उसके बाद भी मैं यही कहूँगा कि मैं इंसान हूँ और मेरी तरह लाखों इंसान हैं, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हों, चाहे वो रिसर्चर्स हों। कुछ तो ऐसा होगा ही जो हम सब की नज़र से परे है। हो सकता है, इट्स वेरी सिंपल। है भी तो भी मुझे नहीं पता, नहीं है तो भी मुझे नहीं पता। ये बिल्कुल वैसा है जैसे जब बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ था, जब भगवान बुद्ध ने लोगों को ज्ञान देना शुरू किया, तो उन्होंने कुछ 8-10 ऐसी बातें तय की थी जिन पे वो चर्चा नहीं करेंगे। उनमें से एक उन्होंने तय किया था कि द आइडिया ऑफ क्रिएशन एंड गॉड, इस पे मैं बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहस निरंतर काल से चली आ रही है और ये चलती रहेगी। तो ना मुझे उन्होंने कहा था इनको अव्यक्त प्रश्न, कि इस पे बात ही नहीं करनी है। ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे मीमांसा करते रहेंगे, ऐसे ही लड़ते रहेंगे, ऐसे ही झगड़ते रहेंगे, इस पे मैं बात नहीं करूँगा। जीवन को कैसे जिया जा सकता है, इस पे मैं बात कर सकता हूँ। मरने के बाद क्या होता है, ये सिर्फ वही बता सकता है जो मर गया है, वो कभी आएगा नहीं बताने। तो यहाँ से बैठ के मरने के बारे में आप जितनी भी बातें करोगे, आफ्टर लाइफ के बारे में जितनी भी बातें करोगे, वो बिल्कुल वही है जैसे ड्रैगन इन द रूम। अब अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे कमरे में एक ड्रैगन है और ग्रीन कलर का छोटा सा ड्रैगन है, बहुत ही सुंदर है, और लेकिन वो दिखता सिर्फ मुझे है, तो क्या वो है या नहीं है? नहीं है। क्यों? मतलब ये मेरे थॉट प्रोसेस से मेरा ऐसा मानना है कि नहीं है। मेरी तरह अगर 10,000 लोग कहें कि सिर्फ हमें दिखता है और आपको नहीं दिख रहा है, तो वो है या नहीं है? पर्सनली नहीं मानूंगी जब तक मुझे नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन कितनी ऐसी बातें हैं जो बिना चेक किए आप मान रहे हो, जो पुराने लोगों ने ऑलरेडी पहले से माइंड में बैठे हुए। सो द आइडिया ऑफ एवरीथिंग इज एन आइडिया। इसको प्लेटो ने कहा है द रेल्म ऑफ आइडियाज। हम आइडियाज अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डाउनलोड करते हैं, हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आइडियाज पिक करते हैं। जहां हमें सूटेबल लगता है, हमारे सामर्थ्य के अनुसार वो हमें सही लगता है। 5 साल के बच्चे को क्योंकि मॉरल वैल्यूज़ देनी होती हैं, उसको अच्छा इंसान बनाने का पूरा प्रयास करना होता है, तो उसको रिलीजन, गॉड, माता पिता के रिस्पेक्ट करना, ये सब उस पर डाला जाता है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, कुछ उसमें से अपने कंधों से उतार देता है, वो कुछ रख लेता है। जब वो इतना सक्षम हो जाता है कि वो ऑलमोस्ट हर चीज़ को अपने कंधे से उतार दे, और फिर इतना सक्षम हो जाए कि वो खुद के एग्जिस्टेंस को भी कंधे से उतार दे, फिर आपको बुद्ध देखने को मिलते हैं, फिर आपको महावीर, फिर आपको कृष्ण, फिर आपको ये लोग देखने को मिलते हैं जो एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस की तरह ही मानते हैं। दे डू नॉट बिलीव इन आइडिया ऑफ गॉड। कृष्ण हिमसेल्फ डू नॉट बिलीव इन आइडिया ऑफ गॉड। हम कृष्ण को भगवान कृष्ण कहते हैं, कृष्ण खुद भगवान को नहीं मानते हैं। कैसे? कृष्ण इज टेलिंग यू द आइडिया ऑफ यूनिवर्स एंड क्रिएशन। वो परम आत्मा के बारे में बात कर रहा है, वो भगवान सत्ता के बारे में बात कर रहे हैं, वो सुप्रीम पावर के बारे में बात कर रहे हैं। तो सुप्रीम पावर है ना, कहीं तो है। ही इज टॉकिंग अबाउट द एटर्नल पावर, द स्ट्रॉन्ग पावर। ही इज टॉकिंग अबाउट, अच्छा फिर वो उन्होंने दिखाई कहाँ अर्जुन को? आपको आपके अंदर झांकने के लिए बोला ना उन्होंने। और सबसे एंड में फिर ये भी कहा कि ठीक है भाई, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, माम एकम शरणम ब्रज, यही मान ले मैं ही हूँ, सब मेरे कहे अनुसार कर ले। मैं कह रहा हूँ तू चला तीर, मैं कह रहा हूँ तू यही धर्म है, मैं कह रहा हूँ यही पुण्य है, मैं कह रहा हूँ यही क्षत्रिय का धर्म है। जब कर्ण का पहिया फंसता है तो रश्मि रति अगर आप पढ़ोगे उसमें पूरा संवाद है, तो कर्ण का पहिया फंसता है तो वो कहता है मैं पहिया निकाल रहा हूँ भाई, इस बीच मार सकता है तो मार दे, वरना फिर उसके बाद नहीं। तो अर्जुन अपना तीर लेके इंतजार कर रहा है, तो कर्ण कहता है कि क्षत्रिय धर्म ये नहीं है कि तुम ऐसे पे वार करो। अर्जुन इंतजार कर रहा है, कृष्ण कहते हैं मार। अर्जुन कहता है ये तो क्षत्रिय धर्म नहीं है। कृष्ण कहते हैं उस वक्त कहाँ गया था क्षत्रिय धर्म, जब अभिमन्यु मरा था। तो ये परिभाषा, ये तार्किक परिभाषा से परे की बात है। ये आपको ह्यूमन साइकोलॉजी की समझ होनी चाहिए, आपको उस रीजन के रिलीजन की समझ होनी चाहिए, आपके पास वो रेफरेंसेस होने चाहिए, तब आप इस मारने को जस्टिफाई कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। वरना आपको पता है कि एक बहुत बड़ा तबका है
एक बहुत बड़ा रिलीजन है जिनका ये मानना है कि कृष्ण जो है उन्होंने हिंसा को जन्म दिया है, कृष्ण चाहते तो युद्ध को रोक देते। पर एक तबका ये है जो ये कहता है कि कृष्ण चाहकर भी नहीं रोक सकते थे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कर्म से मैं परे हूँ, कर्म तुम ही करोगे, मैं तुम्हें विवेक दे सकता हूँ। हम अपने हिसाब से सुविधाएं, अपनी सुविधा ढूंढते हैं, अपने हिसाब से बात करते हैं उसके बारे में। कृष्ण जब कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं तो वो किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। कृष्ण इज नॉट इंडिकेटिंग टुवर्ड्स गॉड एज गॉड। कृष्ण काल के बारे में बात कर रहे हैं, कृष्ण ब्रह्म के बारे में बात, ये वैदिक टर्मिनोलॉजी है सारी। कृष्ण ने सांख्य योग के बारे में बात की है भागवत गीता में, जहाँ पे उन्होंने अद्वैत सिद्धांत के बारे में बात की, बहुत कम की है लेकिन अद्वैत के बारे में बात किया है। उन्होंने भक्ति योग में जब कहा है और कहा है कि जो भक्ति योग से मुझे पाना चाहता है वो सिर्फ मेरे प्रेम में पढ़ के मुझे पा सकता है। मुझे किसको? कृष्ण इज टॉकिंग अबाउट द सुप्रीम एक्सिस्टेंस। अब ये वही बात हो गई जिसे एक आदमी पेड़ के नीचे बैठ कर कहते हैं यार पेड़ ही तो भगवान है, यही तो खाना दे रहा है। ऐसे तो कोई भी बोल सकता मैं ही तो भगवान हूँ। हाँ, लेकिन आप ये बात कृष्ण के बारे में नहीं मानोगे, आस्था डगमगा जाएगी। ही मस्ट हैव बीन अ वेरी इंटेलिजेंट मैन एंड ही हैज, मतलब आज तक की जितनी आप चीज़ें पढ़ते हो वो बहुत ही क्रिटिकली अमेजिंग इंसान रहे होंगे वो। सर थोड़ा आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में बात कर लेते हैं, और एक इंसान अपने माइंड को कैसे रीप्रोग्राम या करे जिससे वो सक्सेस को पा सके, अपनी लाइफ में ग्रोथ पा सके। सबसे पहले अपना गोल क्लियर करो, उसके बाद रोल प्ले करना चालू करो। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ। स्टैनफोर्ड में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। कॉलेज के कुछ बच्चों को लिया और रिसर्चर्स ने, और उन्होंने उनको कैरेक्टर्स दे दिए। उन्होंने कॉलेज में ही एक बास्केटबॉल कोर्ट में या लॉबी एरिया में जेल का सेटअप बनाया, और कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी गार्ड बना दिया, उनको इंस्पेक्टर और पावर दे दी, और कुछ को उन्होंने प्रिजनर्स बना दिया, जेल में रखने लगे। और बच्चों को पता है ये बात कि ये सिर्फ रोल प्ले है, एक्टिंग चल रही है। तो 1-2 दिन तो सब ठीक रहा। धीरे धीरे जब दिन बढ़ने लगे, चौथे 5वें दिन जो लोग जेलर बने हुए थे उनके अंदर ताकत वाली फीलिंग आने लग गई। वो उनको डिसिप्लिन में लाना, कंट्रोल कराना, चीखने चिल्लाने लग गए, वॉयलेंट हो गए। और जो जेल में बंद थे वो ये महसूस करने लग गए कि हम जेल में हैं। वो सैड होने लग गए, इमोशनल होने लग गए, वो दुखी महसूस करने लग गए, और ज़्यादा परेशान रहने लग गए। वो एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया। इससे हमें ये देखने को मिलता है कि सिर्फ 7 दिन तक एक कैरेक्टर प्ले करने मात्र से आपके अंदर कितना चेंज आ जाता है। जैसे एक एक्टर किसी कैरेक्टर को जब जीना शुरू करता है तो उसकी आदतें अपना लेता है। आप 1 महीने तक वो कैरेक्टर पकड़ लो जो आपको अचीव करना है। 1 महीने में आप अपना माइंड प्रोग्राम कर लोगे। आपको ये नहीं सोचना है कि इस प्रॉब्लम में रविंद्र कैसे सोचेगा, आपको सोचना है बेस्ट हिप्नोथेरेपिस्ट कैसे सोचेगा। आपको ये नहीं सोचना है कि इस कैरेक्टर में, इस प्रॉब्लम में प्रिंसी कैसे सोचेगी। आपको सोचना है कि बेस्ट पॉडकास्टर कैसे सोचेगी, ये जो भी आप अचीव करना चाहते हो। दैट्स इट। इसको बोलते हैं फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो ये जो सोचने वाले, हम दिन भर उसी थिंकिंग में रहें कि मैं उस कैरेक्टर में रहना है दिन भर। अब रहा कैसे जाएगा? अपने इंद्रियों को उस कैरेक्टर के हिसाब से चलाओ, वैसा देखो, वैसा सुनो, वैसा सोचो, वैसा महसूस करो, वैसा एक्ट करो। जैसे जब कोई मेडिकल कॉलेज में जाता है तो उसके नाम के साथ पहले दिन से डॉक्टर लगा दिया जाता है और उसको व्हाइट कोट दे दिया जाता है। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब कोई आर्मी में जाता है तो उसको ट्रेनिंग के थ्रू इतना ट्रेन कर दिया जाता है कि यहाँ एक आर्मी का जवान चल रहा है और वहाँ एक जवान चल रहा है, दोनों के कदम एक जैसे होने चाहिए, ताकि किसी को 10 कदम अगर डायरेक्शन दी जाए तो दोनों एक ही जगह पहुँचे। वो अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली इतना ट्रेन कर दिया जाता है, उनकी बॉडी को इतना कंडीशन कर दिया जाता है। तो आपको उस कंडीशनिंग में जाना है। ये कैरेक्टर बार बार छूटेगा, शुरू में तो परेशानी आएगी, आप देखोगे अरे मैं फिर से बाहर आ गया, फिर वापस आ जाओ, फिर उसी कैरेक्टर में चले जाओ। ये है सबसे आसान तरीका। दूसरा तरीका है आप कल्पना करो बैठ के, अपने दिमाग में वो रील चलाओ बार बार जो आप बनना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो। कोई आदत छोड़नी है तो छोड़ने में फोकस करने के बजाय उसको छोड़ने के बाद जो मिलेगा उस पर बार बार फोकस करो, वो आप कर लोगे। जो आदत आप नई डेवलप करना चाहते हो, महसूस करो कि वो हो गई है, तो आपके अंदर वो आने लगेगा, क्योंकि आपका दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन में खास फर्क नहीं कर पाता। उस बात में कितनी सच्चाई कि जो लोग बोलते हैं कि सोने से पहले सोचो, उठने के जस्ट बाद सोचो, क्योंकि उस टाइम हमारा लॉजिकल माइंड थोड़ा सा कम काम कर रहा होता है, हम अल्फा स्टेट में शिफ्ट हो जाते हैं, तो माइंड उस वक्त फीलिंग्स में ज्यादा फोकस करता है और वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। इसलिए कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ो। उसका कोई ब्रह्मदेव से लेना देना नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त जो है वो दिन की शुरुआत करने का वो समय है जब आपका दिमाग शांत होता है, हार्मोन्स का फ्लो अच्छा होता है, सेरोटोनिन आपके पास इनफ बन चुका होता है, मेलाटोनिन इनफ बन चुका होता है, धीरे धीरे सनलाइट के साथ वो कन्वर्ट हो रहा होता है, आप पीसफुल और काम और रिलैक्स होते हो। उस वक्त आप जो पढ़ रहे हो
जो कर रहे हो वो आपके साथ पूरा दिन उसका फ्लो मेंटेन रहता है। तो ये जो अल्फा स्टेट में हमारा माइंड होता है, ये तो हिप्नोसिस के थ्रू भी तो ले जाते हैं इसको। हाँ, हिप्नोटिस्ट यही तो करता है आपको। हिप्नोटिस्ट आपको अल्फा में ही ले जाता है, थीटा में ले जाता है, लेकिन अल्फा हम नेचुरली भी तो जाते हैं जब हम गाना सुनते हैं, जब हम इमेजिनेशन करते हैं, भक्ति कर रहा है कोई, जो उसको भगवान की प्रेजेंस फील होने लगती है, वो अल्फा ही तो है। आप छत पे बैठ के हवा में सिर्फ ऐसे बैठे हो, बाल उड़ रहे हैं और आप आसमान में देख रहे हो और कहीं खो गए हो, अल्फा ही तो है वो। आप जब मतलब जब हमें कुछ ध्यान ना हो, सिर्फ एक चीज पर रिलैक्स होते हो, थोड़ा शांत होते हो, दैट्स अल्फा। जैसे कोई इंसान कभी बड़ी मीटिंग से कोई अपॉर्चुनिटी उसको आई, वो कहीं जा रहा है तो उसको एंजाइटी तो होगी, तो वो जाने से पहले कुछ ऐसा अपने दिमाग के साथ, अपने आप के साथ करे जिससे वो काम फील करे, कोई ट्रिक? ब्रेथ वर्क, बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते हो, ट्रायंगल ब्रीदिंग कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग सबको करनी चाहिए। हर रोज़ कुछ करो या ना करो, 5 मिनट खुद के साथ डीप ब्रीदिंग करो, उससे आपका ब्लड फ्लो मेंटेन रहता है, आप पीस एंड हार्मनी में रहते हो, ग्राउंडेड रहते हो। खुद को ग्राउंडेड करने की प्रैक्टिस पहले से करनी चाहिए, तब सिचुएशन आने पे ऐसा होगा कि आप कर पाओगे। जैसे कहा जाता है ना कि एक योद्धा को शरीर से एक्टिव होना चाहिए और दिमाग से शांत होना चाहिए युद्ध लड़ते समय भी। वो इसलिए क्योंकि अगर दिमाग उसका शांत नहीं है तो वो फैसले सही नहीं ले पाएगा। तो ये जो दिमाग शांत करने की प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि युद्ध के मैदान में होती है, ये पहले घर बैठ के साधना करनी पड़ती है। तो पहले आपको खुद को शांत रखना आना चाहिए। जो हिप्नोसिस का डार्क साइड भी होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रेन वॉशिंग करना, जब कोई टेररिस्ट बनाता है किसी को तो वो तो यही चीज करता है, तो ये तो आसान हो गया ना किसी को। ब्रेन वॉशिंग किसकी नहीं होती? ब्रेन वॉशिंग कोई जरूरी नहीं कि टेररिस्ट के केस में होती है। एक अच्छा इंसान बनाने के लिए भी तो ब्रेन वॉश किया जाता है किसी को। एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पति, एक अच्छी बेटी, अच्छी बहन, अच्छी पत्नी, अच्छा समाज, अच्छा इंसान, ये सब ब्रेन वॉशिंग का ही तो स्टेप है। ब्रेन वॉशिंग की वजह से तो हो रहा है ना। अच्छी बेटी होने की परिभाषा क्या है? आपके लिए कुछ और हो सकती है, मेरी बेटी के लिए कुछ और हो सकती है, उसकी बेटी के लिए कुछ और हो सकती है, मेरी बहन के लिए कुछ और हो सकती है। अच्छा पति, अच्छा दोस्त, अच्छा बेटा होने की परिभाषा सबके लिए अलग हो सकती है। सिस्टमैटिक ब्रेन वॉशिंग ही तो है। हम अपनी इंडिविजुअलिटी में ना जा करके समाज के पैरामीटर में बंध जाते हैं, दैट्स ब्रेन वॉशिंग ना। और ये होती है, इसमें तो इमोशन सबसे ज़्यादा प्राइमरी है, इमोशंस के थ्रू ही होती है। तो इसमें कोई टेररिस्ट का लेना नहीं है। अच्छा इंसान बनाना भी, अच्छा भी बनाना, बुरा भी तो बनाया जा रहा है इसके कारण लोगों को। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये दिमाग को कंट्रोल किया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है इमोशंस। हमें इमोशंस के थ्रू काबू करना आसान है क्योंकि हम इमोशनल क्रिएचर हैं। अगर हम अपनी लाइफ में कुछ भी चाहते हैं तो हम अपने इमोशंस को उस तरह से अलाइन करें, उस चीज़ को सोचें, तो हम कुछ भी पा सकते हैं। बिल्कुल पा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा बात हो गई इस पॉडकास्ट में, हम इसको यहीं एंड करते हैं। थैंक यू अगेन यहाँ आने के लिए और अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच प्रिंसी, एक बार फिर आपसे बात करके अच्छा लगा। और इस बार मैं आपके व्यूअर्स के लिए, क्योंकि सेल्फ हिप्नोसिस पे इतनी बात होती है, तो मैं एक फ्री लेक्चर आपको दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देना, सो दैट आप घर बैठे सेल्फ हिप्नोसिस सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो दोस्तों, आज की इस एपिसोड में रविंद्र जी ने सिर्फ मेरा दिमाग ही नहीं पढ़ा, बल्कि मेरे सोचने का नज़रिया पूरी तरह से बदल दिया। और इस एपिसोड से जो सबसे बड़ी बात समझ में आई है कि अगर आप अपने दिमाग को खुद कंट्रोल नहीं करोगे तो ये दुनिया आपके दिमाग को अपने हिसाब से कंट्रोल करने लगेगी। और हाँ, अगर आज आपको इस एपिसोड से मेरी तरह ही अपनी लाइफ के लिए थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।